वस्तुगत निर्यातों के शीर्ष 5 प्रमुख उत्पादों का जो हमने अंश है, जो टॉप 5 में उनकी बात करें, सर्वाधिक भारत निर्यात किसका करता है, तो पेट्रोलियम उत्पाद का, उसके बाद मोती और बहुमूल्य पत्थर, लोहा इस्पात, औषधि फार्मुलेशन, स्वर्ण एवं अन्य आभूषण। टॉप पे है पेट्रोलियम उत्पाद, जो गुड्स होते हैं उसको हम एक्सपोर्ट करते हैं, निर्यात करते हैं। फिर नंबर 2 मोती व बहुमूल्य पत्थर है, नंबर 3 पर लोहा व इस्पात आयरन स्टील, नंबर 4 पर औषधि ड्रग्स के जो फार्मुलेशन है आपका मेडिसिन के, स्वर्ण और अनाभूषण, नंबर 5 पे गोल्ड है। ये तो आपका हो गया निर्यात, एक्सपोर्ट। और अगर हम बात करते हैं सर्वाधिक निर्यात हम कहाँ करते हैं, तो नंबर 1 पर निर्यात सर्वाधिक अमेरिका में है, एक्सपोर्ट जो करते हैं अमेरिका, फिर यूएई संयुक्त अरब अमीरात, फिर चाइना, बांग्लादेश, हांगकांग। टॉप 5 अमेरिका, यूएसए, यूएई, चाइना, बांग्लादेश एंड हांगकांग। अब बात करते हैं हम लोग इंपोर्ट, आयात। तो सर्वाधिक आयात किसका करते हैं हम लोग, तो आयात की अगर बात करें तो सर्वाधिक आयात हम करते हैं पेट्रोलियम क्रूड का, कच्चे पेट्रोलियम का। फिर नंबर 2 पर गोल्ड, नंबर 3 पर पेट्रोलियम पदार्थ, नंबर 4 पर पल्स, प्रेशियस, सेमी प्रेशियस स्टोन, कोयला एवं कोक। पेट्रोलियम क्रूड, स्वर्ण, पेट्रोलियम पदार्थ, पल्स, प्रेशियस, सेमी प्रेशियस स्टोन, कोयला एवं कोक, ये 5 हमारे टॉप 5 आयात इंपोर्ट करने वाले हैं। याद रखना, सर्वाधिक एक्सपोर्ट करते थे हम पेट्रोलियम उत्पाद का, जबकि इंपोर्ट करते हैं पेट्रोलियम क्रूड का। विदेशी मुद्रा कोष कितना हो गया था, तो दिसंबर 2021 के अंत तक भारत का विदेशी मुद्रा कोष बढ़ करके 633.6 अरब डॉलर, 633.6 अरब डॉलर हो गया है। विदेशी ऋण की बात करें उससे पहले एक पॉइंट और देख लेते हैं, सर्वाधिक आयात हम किस देश से करते हैं, तो सर्वाधिक आयात करते हैं चाइना से, फिर यूएई, फिर अमेरिका, फिर सऊदी अरब, इराक। नंबर 1 पर चाइना है इंपोर्ट में, आयात में चीन, फिर संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नंबर 3 पर अमेरिका, नंबर 4 पर सऊदी अरब, नंबर 5 पर इराक। सर्वाधिक माल भेजते हैं अमेरिका को, मंगाते हैं सर्वाधिक चीन से, याद रखिएगा। विदेशी ऋण की बात करें तो भारत में कुल विदेशी ऋण सितंबर 2021 के अंत में 593.1 अरब डॉलर का था, 1 अरब डॉलर का था। और इस ऋण में सर्वाधिक हिस्सा किसका है ना, अल्पकालिक ऋणों का। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन जो इसमें बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, जो पहले तो एमएसपी कितने की जारी की जाती है, तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग सीएसीपी की सिफारिशों के आधार पर सरकार 22 अनिवार्य कृषि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी जारी करती है। 22 क्रॉप्स का, 22 अनिवार्य फसलों में 14 खरीफ की फसलें होती हैं और 6 रबी की फसलें हैं। कौन कौन, 14 खरीफ की फसलें हैं और 2 कॉमर्शियल क्रॉप्स हैं। तो खरीफ की क्रॉप्स में 14 कौन कौन सी हैं, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी के बीज, तिल, नाइजर सीड, कपास। और जो 6 रबी के क्रॉप्स हैं, गेहूं, जौ, चना, मसूर, रेपसीड और सरसों, कुसुम। और कॉमर्शियल में जूट और खोखरा। इसके अलावा तोरिया और छिलके वाले नारियल के लिए एमएसपी भी क्रमशः रेपसीड, सरसों, खोपरा में इसके आधार पर तय किया जाता है, तोरिया, है ना। तो ये आप याद रखेंगे इस बात को। भारत के शीर्ष 5 कृषि निर्यात उत्पाद पूछ सकते हैं, सर्वाधिक निर्यात उत्पाद किसका किया गया, तो इस वर्ष की अगर बात करें, नंबर 1 पर समुद्री उत्पाद है, समुद्री उत्पाद है, सी गुड्स है। नंबर 2 पर चावल, चावल बासमती राइस के अलावा चावल, फिर मसाले, स्पाइसेस, फिर चीनी, शुगर, फिर भैंस का मांस। समुद्री उत्पाद नंबर 1 पर है, फिर चावल, फिर मसाले, फिर चीनी, फिर भैंस का मांस। याद रखें इस बात को क्रम से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, सागरमाला कार्यक्रम क्या है, कि देश की 7500 किमी लंबी तटरेखा, कितनी लंबी कोस्टल लाइन है, 7500 किमी तटरेखा पर 14500 किमी लंबे नौवहन योग्य जलमार्गों तथा प्रमुख समुद्री व्यापारिक मार्गों को लाभ उठाकर बंदरगाह आधारित विकास को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है। चलिए, भारत में 14 जनवरी 22 के अनुसार 83 यूनिकॉर्न हो गए हैं। भारत अमेरिका और चीन के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। अमेरिका और चाइना के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम हो गया और 83 यूनिकॉर्न थे। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में जीएसवी में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी की बात करें, तो जो सेवा सर्विस सेक्टर की राज्यों की बात करें, तो आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार देश के 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 12 में सेवा क्षेत्र का सकल मूल्य 50% से अधिक है। मतलब
12 राज्यों में सर्विस सेक्टर का योगदान 50% से अधिक है। सबसे ज़्यादा जो है वो चंडीगढ़ का है 74% योगदान, और सबसे कम सिक्किम का है 24.25, रट लीजिएगा। यानी कि स्टेट जीएसटी में, सॉरी स्टेट जीडीपी में, राज्य की जीडीपी में सर्वाधिक सेवा सेक्टर का योगदान चंडीगढ़ में 74% सर्विस सेक्टर का योगदान है, जबकि सिक्किम में सबसे कम है 24.25% है। सर्वाधिक चंडीगढ़ में सर्विस सेक्टर का योगदान है, सबसे कम सिक्किम में 24.25। सतत विकास और जलवायु परिवर्तन एसडीजी इंडिया 2020-21 में आप जानते हैं भारत का स्कोर कितना हो गया है, 66 हो गया है, 66 हो गया है, जो कि 60 था, इस बार कितना हो गया है, 66 हो गया है। नीति आयोग और भारत विश्व का 10वां सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला देश है, ये भी याद रखें, 10वां सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला देश है। और विश्व के लगभग 2% वन भारत में, कितने परसेंट, विश्व के लगभग 2%, 24% वन है, तो 2% लगभग भारत के रहे। समीक्षा के जो मुख्य बिंदु क्या क्या थे, भारतीय अर्थव्यवस्था 2021-22 में 9.2% बढ़ने का अनुमान है, 21-22 में 9.2%, जबकि 2020-21 में -7.3, 7.3% गिरावट आई थी। 2022-23 के लिए जो आंकड़ा रखा गया है 8 से 8.5%, 2020-21 में -7.3, 2021-22 में 9.2%, 2022-23 में 8 से 8.5% रहने का अनुमान रखा गया है। 2021 में नेगेटिव थी 7.3। और कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वृद्धि 2021-20 में 3.9 की हुई, महामारी के बावजूद भी। और कुछ हम लोग देखते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, जो ब्रांड फाइनेंस की शीर्ष 500 कंपनी की सूची जारी की गई है जनवरी 2022 में। तो जो शीर्ष कंपनी है उसमें एप्पल नंबर 1 पर है। एप्पल देखिए, दुनिया की शीर्ष 10 जो कंपनियां हैं, नंबर 1 पर एप्पल है, नंबर 2 पर अमेजन, नंबर 3 पर गूगल। एप्पल 355.1 बिलियन डॉलर की संपत्ति अमेरिका की है। अमेजन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, वॉलमार्ट ये टॉप 5 अमेरिका की, फिर सैमसंग साउथ कोरिया के उसके है ना। तो ये है प्रमुख फसलों के उत्पादन का अग्रिम अनुमान, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इस बार रिकॉर्ड उत्पादन होना है। 316.6 मिलियन टन का रिकॉर्ड उत्पादन का रखा गया है। गेहूं और चावल सहित खाद्यान्नों का कुल अनुमान 316.6 मिलियन टन रिकॉर्ड उत्पादन होने की संभावना है। खाद्यान्न 316.6 मिलियन टन पूछ सकते हैं कभी मिलाने के लिए। तो खाद्यान्न जो ग्रेन्स है 316.6 मिलियन टन का रिकॉर्ड उत्पादन हो सकता है। चावल का 127.3 लगभग 128 मिलियन टन रिकॉर्ड उत्पादन। गेहूं का 111.32 मिलियन टन रिकॉर्ड उत्पादन हो सकता है ना। सभी का रिकॉर्ड उत्पादन होगा, याद रखें इस बात को। और अगला जो है बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है इसमें जो पूछ सकते हैं, रील का भारत का सबसे बड़ा जियो वर्ल्ड सेंटर, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने हाल ही में जियो वर्ल्ड सेंटर खोले जाने की घोषणा की, जो भारत का सबसे बड़ा और सबसे प्रतिष्ठित बहुआयामी गंतव्य केंद्र होगा। और ये कहाँ खोला जाएगा, मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में, सबसे बड़ा जियो वर्ल्ड सेंटर। अगला है सौभाग्य योजना के तहत विद्युतीकरण में राजस्थान नंबर 1 पर है। सौभाग्य योजना जो बिजली के लिए चलाई गई थी, इसमें नंबर 1 पर कौन है, राजस्थान है। उसके बाद छत्तीसगढ़ और यूपी है, छत्तीसगढ़ यूपी है। आपको याद है कि सौभाग्य योजना कब चली गई थी, कब चलाई गई थी, तो प्रधानमंत्री ने 25 सितंबर 2017 को देश के हर गांव और हर जिले को कवर करने के लिए घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करने की सौभाग्य योजना, प्रधानमंत्री सहज हर घर बिजली योजना, सौभाग्य योजना 25 सितंबर 2017 को लॉन्च की गई थी। इसी को प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना भी कहते हैं। इस योजना के तहत केंद्र सरकार ने 60% अनुदान राज्यों को दिया है, जबकि राज्यों ने अपने 10% को से 10% और शेष 30% राशि बैंकों ने बतौर ऋण दिया है। यानी कि सेंट्रल का योजना 60% इसमें था, और विशेष राज्यों के लिए केंद्र सरकार ने 85% दिया था। भारत एशिया का चौथा सबसे शक्तिशाली देश है, कौन कहता है, लोवी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट आई है। लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा दिसंबर 21 में जारी की गई एशियन पावर इंडेक्स 2021 के अनुसार इंडो पैसिफिक के 26 देशों और क्षेत्रों में भारत एशिया का चौथा सबसे शक्तिशाली देश है। इस क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला स्थान है, पहला स्थान अमेरिका का है, फिर अमेरिका के बाद चाइना है, फिर जापान, फिर भारत। यानी कि जो रैंकिंग है उसमें नंबर 1 पर अमेरिका है, नंबर 2 पर चाइना, नंबर 3 जापान, नंबर 4 पर भारत चौथा सबसे शक्तिशाली देश बताया गया है, नंबर 5 पर रसिया। द वेल्थ रिपोर्ट 2022, संपत्ति सलाहकार नाइट फ्रैंक की द वेल्थ रिपोर्ट 2000 मार्च 2022 में जारी की। इसके अनुसार विश्व में अरबपतियों की आबादी के सबसे अधिक संख्या मामले भारत तीसरे स्थान पर, यानी कि दुनिया में जो सर्वाधिक अरबपति उसमें नंबर 3 पर भारत है, नंबर
3 पर भारत है। 2021 में 11% सालाना बढ़कर 145 अरबपति हो गए हैं भारत में। कितने? 145 अरबपति हो गए। नंबर 1 पर अमेरिका है 778, चाइना 554 और नंबर 3 पर इंडिया 145। और शहरों के मामले में सर्वाधिक बंगलुरु ने वृद्धि दर्ज की है। इसके बाद दिल्ली और मुंबई। 2021 में जो सर्वाधिक अरबपति वाले देश रहे अमेरिका में 748, सबसे ज्यादा अमेरिका में है, अमेरिका 778। अमेरिका में देखिए 748। नंबर 1 पर चाइना 554, नंबर 2 पर इंडिया 145, नंबर 3 पर जर्मनी 136, चौथे स्थान पर अमेरिका 748 748 नंबर 1 पर, चीन 554 दूसरे पर, भारत 145 तीसरे पर, जर्मनी 136 चौथे पर, रूस 121 पांचवें पर, यानी भारत नंबर 3 स्थान पे है। अगला याद रखें, बहुत महत्वपूर्ण। एसबीआई बैंकिंग इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला। सीबीआई ने अपने सबसे बड़े बैंक धोखाधड़ी के मामले में एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सीबीआई के तत्कालीन अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ऋषि कमलेश अग्रवाल के खिलाफ भी उन पर भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के एक संघ से 22,842 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया गया है ना, याद रखें इस बात को। एसबीआई ने शिकायत की थी, है ना। क्या है मामला? मामला ये था कि एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड को 28 बैंकों और वित्तीय संस्थानों से ऋण सुविधा स्वीकृत हुई थी, जिसमें एसबीआई का 2468.52 करोड़ रुपए का एक्सपोजर था, है ना। ये पूरी एक मामला इसमें बना था जिसमें बड़ी मात्रा में धोखाधड़ी का। एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड क्या? एबीजी मुंबई की जहाज निर्माण कंपनी है। इस कंपनी की स्थापना 1985 में हुई, जिसका मुख्यालय मुंबई में, और उसने 2005 में अपना आईपीओ जारी किया था। गुजरात के दाहोद और सूरत में इसका जहाज निर्माण कार्य होता था। पूरा याद रखना इस बात को। ऑक्सफैम की इनइक्वालिटी किल्स रिपोर्ट क्या कहती है? जनवरी 2022 में विश्व आर्थिक मंच के दावोस सम्मेलन के पूर्व ऑक्सफैम इंटरनेशनल ब्रिटिश द्वारा इनइक्वालिटी किल्स नामक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में बताया गया विश्व में मात्र कुछ ही व्यक्तियों के पास धन का संकेंद्रण है तथा शेष लोग गरीबी तथा संकट में जीवन यापन कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में महामारी उन्मूलन, जलवायु आपातकाल के निस्तारण तथा वैश्विक असमानता को दूर करने के लिए त्वरित निरंतर ठोस कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। महामारी उपरांत एक तरफ जहां प्रति 26 घंटे में एक नवीन अरबपति का उदय हुआ तथा विश्व के शीर्ष 10 धनाढ्यों की संपत्ति दोगुनी हो गई, वहीं दूसरी तरफ 160 मिलियन से अधिक लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए। देखिए, मतलब महामारी में प्रति 26 घंटे में एक अरबपति का उदय हुआ नवीन, लेकिन उसी तरह 160 मिलियन लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए। विश्व के शीर्ष 10 सर्वाधिक धनाढ्यों की संपत्ति दोगुनी हो गई, जबकि 99% से अधिक जनसंख्या की आय में कमी आई। दुनिया के 10 सर्वाधिक धनाढ्य लोगों के पास सबसे गरीब 3.1 अरब जनसंख्या से अधिक संपत्ति है। मतलब 10 लोगों के पास इतनी संपत्ति है जो 3.1 अरब लोगों के पास भी नहीं है। भारत के संदर्भ में क्या रिपोर्ट आई है? रिपोर्ट के अनुसार भारत में अरबपतियों की संख्या बढ़कर 2020 से 110 बढ़कर 2021 में 142 हो गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में गरीब 50% जनसंख्या राष्ट्रीय संपत्ति के मात्र 6% की भागीदार है। जो नीचे के 50% जनसंख्या है उसके पास देश की जीडीपी का मात्र 6% है, जबकि 10% टॉप 10% धनाढ्य जनसंख्या के पास देश की जीडीपी का 45% है। बड़ा असमानता है। नीति आयोग का बहुआयामी निर्धनता सूचकांक जारी किया गया नवंबर 2021 में। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एमपीआई जारी किया गया नवंबर। इसमें 12 सूचकांक, कितने सूचकांक पूछ सकते हैं तो 3 क्षेत्र थे, 3 सेक्टर, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन से जुड़े 12 सूचकांकों पर आधारित जारी किया गया ये। तो सबसे ज्यादा जो गरीब है, निर्धन है, वो बिहार है, जिसका स्कोर 51.91 है, 51.91। सर्वाधिक गरीब बिहार है। बिहार के बाद झारखंड है 42.16। बिहार के बाद झारखंड और नंबर 3 पर अपना यूपी है 37.79। यूपी वाला याद रखिए, पूछेंगे जरूर। यूपी 37.79। नंबर 1 पर बिहार है, बहुत महत्वपूर्ण। बिहार 51.91, फिर है झारखंड 42.16, फिर नंबर 3 पर यूपी 37.79, नंबर 4 पर एमपी 36.65। और जो सबसे कम गरीब है, जो शीर्ष स्थान पर है, वह केरल, जहां 0.71 लगभग 1% से कम लोग निर्धन है। नंबर 1 पर केरल है 0.7, नंबर 1 पर केरल है और अंतिम स्थान पर आपका बिहार है, याद रखें। केरल के पश्चात गोवा और सिक्किम है। केरल के बाद गोवा
3.37 और सिक्किम 3.82। यूटी में सबसे जो गरीब है वो दादरा नगर हवेली है और सबसे कम पुडुचेरी में है। तो सर्वाधिक जनसंख्या में निर्धन जनसंख्या जो परसेंटेज है वो कहाँ पर है, बिहार में है। देखिए बिहार में सर्वाधिक है 51.91, नंबर 2 पर झारखंड 42.16, नंबर 3 पर यूपी 37.79, एमपी 36.65, मेघालय 32 तो टॉप में बिहार झारखंड यूपी याद रखेंगे। और अंतिम में अगर आप जाएंगे तो केरल गोवा सिक्किम, केरल 0.71। यूटी में दादरा नगर हवेली सबसे अधिक 27.36 और सबसे कम पुडुचेरी 1.72। दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियों में जो मोबाइल फोन सेवा में हिस्सेदारी है वो सबसे ज़्यादा किसकी, रिलायंस जियो की 36%, उसके बाद भारतीय एयरटेल की है 30.81%, वोडाफोन आइडिया 23%। टॉप 3 सर्वाधिक हिस्सा बाजार में किसका, रिलायंस जियो का है, याद रखें। डेंसिटी के मामले में बात करें, टेलीफोन घनत्व की बात करें, सबसे कम घनत्व कहाँ पर, बिहार का 53.71, उसके बाद यूपी है 67.83 और जो सर्वाधिक डेंसिटी है वो आप देखिए हिमाचल और दिल्ली में 269.86 है और हिमाचल में 140.90, हिमाचल 140.90, दिल्ली 269.86, ओवरऑल 85.91, 85.91, लगभग 86% टेल डेंसिटी भारत में है। सबसे कम बिहार में, सर्वाधिक दिल्ली में है। 2021 में कच्चे इस्पात के उत्पादन में वृद्धि हुई है, पूरे वर्ल्ड में 3.7 है। देख लीजिए सर्वाधिक कहाँ रहा है, तो विश्व के जो 10 सर्वाधिक उत्पादक राष्ट्र हैं स्टील इस्पात के, तो देखिए नंबर 1 पर चाइना है। चाइना 2021 में 132.8 मिलियन टन, और नंबर 2 पर भारत है स्टील, आयरन स्टील लोहा इस्पात उत्पादन। नंबर 2 पर है इंडिया 118.1 और सर्वाधिक वृद्धि इंडिया में ही हुई है, 17.8% की वृद्धि हुई है। नंबर 3 पर जापान, नंबर 4 पर अमेरिका। टॉप 4 चाइना, इंडिया, जापान, अमेरिका, और सर्वाधिक वृद्धि दर इस बार इंडिया में रही है 17.8%। कुल वैश्विक उत्पादन में 3.7 की वृद्धि रही है। 2021-22 के राष्ट्रीय आय के जो अग्रिम अनुमान है एसएसओ ने जारी किए, वो क्या अनुमान है उसमें देखिए, हालांकि इसमें कोई बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट नहीं, फिर भी शुद्ध राष्ट्रीय आय 125.52 लाख करोड़ अनुमानित है। प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्यों पर 2021-22 में 91,730 रहने का अनुमान है। 2021-22 में प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्यों पर फिक्स प्राइस पर 91,723, 91,723 रहने का अनुमान है, जबकि 2020-21 में 85,110 रही थी, याद रखें इस बात को। देखिए मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट ही आपको पढ़ाता हूँ, इसलिए आपको लगता होगा सर कहाँ कहाँ से छोड़ छोड़ के पढ़ते हैं, क्योंकि पूरी बुक नहीं पढ़नी, आपको जहाँ से क्वेश्चंस बनने की संभावना है सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं, है ना। पूरा वैसे भी नहीं पढ़ाया जाता है, जहाँ जहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो हम लोग देखेंगे। चलिए 2020-21 में जो जीवीए में योगदान है कितने कितने प्रतिशत है, तो प्राइमरी सेक्टर का 21.8% है, द्वितीय क्षेत्र जो इंडस्ट्री है उसका 25.1 और तृतीय सेवा सेक्टर जो है उसका 53.1 रहा है जीवीए में, तीनों क्षेत्रों का, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। 21, 25, 53 याद रखेंगे इस बात को। विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र व्यापार समझौता लागू हुआ कितने देशों के बीच, आसियान के 10 सदस्य देशों व 5 अन्य देशों सहित कुल 15 देशों के बीच नवंबर 2020 में क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी पार्टनरशिप या समझौता, रीजनल कॉम्परेशन इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP समझौता 1 जनवरी 2022 से लागू हो गया। 1 जनवरी 2022 से लागू हो गया। भारत भी इस वार्ता में शुरू में शामिल था, किंतु समझौते को भारत में हित में ना मानते हुए भारत 2019 में इस वार्ता से बाहर हो गया था। इसमें 15 देश कौन कौन से शामिल हैं, तो इसमें आसियान के 10 सदस्यों के अलावा 5 अन्य देश हैं, तो आसियान प्लस 5 हैं, इसमें 10 देश आसियान के हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, आसियान के 10 देश इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम, ब्रुनोई, कंबोडिया, म्यांमार व लाओस। इसके अलावा जो अन्य 5 हैं ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, कुल 15 देशों द्वारा। और इस समझौता कब से लागू होगा, 1 जनवरी 2022 से लागू हो जाएगा। विश्व की लगभग 2.3 अरब पॉपुलेशन है, जो वैश्विक जनसंख्या के 30% से अधिक है।
तथा वैश्विक जीडीपी में 30% का योगदान है। इससे बड़े स्वतंत्र व्यापार समझौते के बारे में आ जाएगी आबादी। अगला 2020-21 के व्यापार के आंकड़े हैं, 21-22 के देख लीजिए क्या रहे हैं। भारत ने निर्यात कितना किया? 331.38 का, 331.38 का, जबकि आयात 443.82 का किया। और व्यापार ट्रेड इस बार रहा हमारा व्यापार घटा 142.44 का, -142.44 बिलियन डॉलर है ना, ये आपका रहा है। विदेशी ऋण आपको बता ही दिया अभी कितना था, बार बार उसमें पूछना नहीं है। विदेशी ऋण में सर्वाधिक किसका है? डॉलर, फिर रुपए, फिर एसडीआर, फिर येन और यूरो में, है ना। एयर इंडिया का पूर्ण स्वामित्व किसे दे दिया गया है? तो टाटा समूह को। एयर इंडिया की टाटा समूह की बिक्री की प्रक्रिया 27 जनवरी 2022 को पूरी हो गई। सार्वजनिक क्षेत्र की इस कंपनी की 100% हिस्सेदारी टाटा सन्स के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी टेलेस प्राइवेट लिमिटेड की दे दी गई है। टेलेस प्राइवेट लिमिटेड को दे दी गई एयर इंडिया को। एयर इंडिया के साथ साथ उसकी अनुषंगी एयर इंडिया एक्सप्रेस में भी सरकार की 100% हिस्सेदारी था। एयर इंडिया की ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी AIS ATS में सरकार की 50% हिस्सेदारी इस विनिवेश के पश्चात टेलिस प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरित हुई और इसके लिए 18,100 करोड़ वाली बोली टाटा सन्स की टेलिस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा लगाई। कितनी? 18,100 करोड़ की बोली लगाई गई थी। 18,100 करोड़ बोली की लगाई गई थी, है ना। याद रखें इस बात को, पूरा महत्वपूर्ण है। एयर इंडिया के इस हस्तांतरण से 69 वर्ष के पश्चात एयर इंडिया की घर वापसी हुई है। कितने वर्षों बाद? 69। इस विमानन कंपनी की स्थापना 1932 में JRD टाटा ने टाटा एयरलाइंस के नाम से की थी। 1932 में इसे टाटा एयरलाइंस ने नहीं बनाया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसकी विमान सेवाएं रुक गई थी। तब बाद में विमान सेवाएं बहाल होने के बाद 29 जुलाई 1946 को टाटा एयरलाइंस का नाम बदलकर एयर इंडिया लिमिटेड कर दिया गया था। और स्वतंत्रता के पश्चात 1947 में इसकी 49% सरकार ने दी थी। बाद में 53 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, जिससे सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी हो गई थी। अब 2022 में इसका पुनः टाटा समूह के पास वापस आ गया। विश्व स्वर्ण परिषद की गोल्ड डिमांड रिपोर्ट द्वारा की जो रिपोर्ट आई है, भारत में स्वर्ण की खपत में प्रतिशत में भारी वृद्धि हुई। देखिए रिपोर्ट के अनुसार विश्व में स्वर्ण की कुल खपत 2020 में 3,658.8 मीट्रिक टन हो गई थी, जो 2021 में बढ़कर 4,021.3 मीट्रिक टन हो गई। इस प्रकार स्वर्ण की वैश्विक मांग में 10% से अधिक की वृद्धि 21 में। उसी अवधि में भारत में स्वर्ण की खपत 78.6% बढ़ गई। भारत में कितनी? 78.6% बढ़ गई। गजब है। भारत में मसालों के उत्पादन में और निर्यात में वृद्धि हुई है। तो क्या बताया गया है कि 2021 दिसंबर 2021 को एक आंकड़े आए, उसके हिसाब से मसालों का उत्पादन 2014-15 में जो 64.4 लाख टन था, वो 2020-21 से बढ़कर 106.79 लाख टन हो गया है ना। सर्वाधिक उत्पादन जो बढ़ा है जीरे का 14.8%, उसके बाद लहसुन का 14.7, ऐसे करके बढ़े हुए हैं, तो बहुत है। भारत में कृषिगत उत्पादों के निर्यात में समुद्री उत्पादों कृषिगत उत्पादों के निर्यात में समुद्री उत्पादों, गैर बासमती चावल व बासमती चावल के साथ मसालों का चौथा स्थान है ना। तो मसालों से विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई कितनी? 2020-21 में 29,533 करोड़ की विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई। इस अगला क्वेश्चन है, नासिक और देवास में नई बैंक नोट प्रिंटिंग लाइन स्थापित की। कहां पर? सिक्योरिटी पे प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SPMCIL ने अपने करेंसी नेट प्रोस नासिक और बैंक नोट प्रेस देवास में नई बैंक नोट प्रिंटिंग लाइन स्थापित की है ना। भारत में बैंक नोटों की छपाई और आपूर्ति के लिए 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं। कहाँ कहाँ? ये MP के देवास, महाराष्ट्र के नासिक, कर्नाटक के मैसूर, पश्चिम बंगाल के सालबोनी में है। ये पूछेंगे आपसे। महाराष्ट्र में अनुसूचित जाति के उद्यमियों की संख्या सर्वाधिक है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में सर्वाधिक है ना, सबसे ज्यादा। उसके बाद नंबर 2 पर तमिलनाडु, नंबर 3 पर राजस्थान रहा है। अगला है, अमेरिकी बैंक JP मॉर्गन मेटावर्स में दुकान स्थापित करने वाला पहला बैंक। JP मॉर्गन चेज एंड कंपनी मेटावर्स में दुकान स्थापित करने दुनिया का पहला बैंक बन गया है। नेपाल भारत की UPI प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश हो गया। नेपाल भारत की UPI प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश 17 फरवरी 2022 को। कोल इंडिया लिमिटेड को भारत की सबसे भरोसेमंद कंपनी का पुरस्कार दिया गया है। भारत सरकार की महारत्न कंपनी
कोल इंडिया लिमिटेड को भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी के पुरस्कार से 19 फरवरी 2022 को सम्मानित किया गया। हॉरिजन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में डॉलर करोड़पति परिवारों की संख्या 2020 की तुलना 2021 में 11% बढ़कर 4,58,000 घरों में पहुंच गई है ना। ये बहुत बड़ी बात है। रिपोर्ट के अनुसार देश में डॉलर करोड़पति परिवारों की संख्या अगले 5 वर्षों में 30% बढ़कर 2026 में 2.5 सैकड़ा 6 लाख घरों तक पहुंच जाएगी। गजब। रिपोर्ट के अनुसार 2015 के बाद से भारत की अधिक से अधिक संपन्न आबादी के शीर्ष 1% के पास चली गई है। इस सूची में करोड़पति वाले शहरों की सूची में मुंबई शीर्ष पर है। मुंबई 20,300 परिवार मुंबई में है। मुंबई के बाद दिल्ली 17,400, फिर कोलकाता में 2,500। सबसे ज़्यादा मुंबई, दिल्ली और कोलकाता। ये रिपोर्ट 350 भारतीय करोड़पति पर किए गए सर्वेक्षणों पर आधारित है। नेक्स्ट जो है, भारत का पहला संदेशवाहक पॉप्स। भारत की अग्रणी डिजिटल भुगतान और फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म पेटीएम मनी ने जनवरी 2022 में भारत का पहला बुद्धिमान संदेशवाहक इंटेलिजेंट मैसेंजर पॉप्स पेश किया है, जिसमें उपयोगकर्ता अपने स्टॉक से संबंधित विशिष्ट जानकारी, अपने पोर्टफोलियो के बारे में विश्लेषण, बाजार समाचार और महत्वपूर्ण बाजार आंदोलनों को एक आसान उपभोग पर प्रारूप में प्राप्त कर सकते हैं। पॉप्स किसने जारी किया है? पेटीएम मनी ने। एसबीआई का फार्मोसा बॉन्ड। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने जनवरी 2022 में 30 करोड़ डॉलर के फार्मोसा बॉन्ड को जारी किया है। साथ ही इंडिया आईएनएस गिफ्ट आईएफएससी पर जारी करने को सूचीबद्ध किया है। फार्मोसा बॉन्ड के माध्यम से धन एकत्र करने वाली पहली भारतीय बैंक है। ऋणदाता एसबीआई फार्मोसा बॉन्ड के माध्यम से धन एकत्र करने वाली पहली भारतीय बैंक है। फार्मोसा बॉन्ड ताइवान में जारी किया गया एक बॉन्ड है। कहाँ पर? ताइवान में। एसबीआई पहला जारी करता था, जिसके ग्रीन बॉन्ड को नवंबर 2021 में लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज में एक समझौता ज्ञापन के माध्यम से सूचीबद्ध किया गया था, जिसे दोनों एक्सचेंज द्वारा दर्ज किया गया है। फार्मोसा बॉन्ड पूछेंगे आपसे जारी किया है तो एसबीआई ने। भारत और जापान के बीच स्वैप व्यवस्था का नवीनीकरण हो गया है। अगला है हारून ग्लोबल रिच लिस्ट 2022। मार्च 2022 में M3M हारून ग्लोबल रिच लिस्ट रियल्टी समूह में जारी किया गया। इसके अनुसार दुनिया में जो शीर्ष संपत्ति धारक एलन मस्क हैं और दुनिया के 10 धनाढ्यों में भारत के मुकेश अंबानी 9वें स्थान पर हैं। हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट में 2557 कंपनियों और 69 देशों के 3381 अरबपतियों को शामिल किया गया। इस लिस्ट में कुल 2557 कंपनियां शामिल हैं और 69 देशों के 3381 अरबपतियों को शामिल किया गया है। भारत 215 अरबपतियों के साथ सूची में दुनिया के अरबपतियों में तीसरे स्थान पर। भारत में कुल 215 अरबपति इस सोरो लिस्ट में, और भारत नंबर 3 पर है दुनिया में। नंबर 1 पर देखिए कौन है? एलन मस्क है, स्पेसएक्स टेस्ला के सीईओ हैं। नंबर 1 पर एलन मस्क, नंबर 2 पर जेफ बेजोस अमेजन के, नंबर 3 पर बर्नार्ड अर्नोल्ड, नंबर 4 पर बिल गेट्स, नंबर 5 वॉरेन बफेट और नंबर 9 पर इंडिया के मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के हैं। ठीक है। अगला है रिकॉर्ड जो 2022-21 में बागवानी उत्पादन रिकॉर्ड होने जा रहा है। कितना? 331.5 मिलियन टन होने का अनुमान है रिकॉर्ड बागवानी उत्पादन। जिसमें फलों का उत्पादन कितना? 103 मिलियन टन होने का अनुमान, जबकि सब्जियों का उत्पादन 197.2 मिलियन टन होने का अनुमान है। अगला है गेल भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन बनाने वाला संयंत्र हो गया। सार्वजनिक क्षेत्र की इस कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड भारत के सबसे बड़े हरित हाइड्रोजन बनाने वाले संयंत्र का निर्माण करेगी। गेल वैश्विक भुखमरी सूचकांक बहुत बार करवाया भी है और बहुत महत्वपूर्ण भी है। कौन जारी करता है? आयरलैंड की एजेंसी कर्सन वर्ल्ड वाइड और जर्मनी का संगठन वेस्ट हंगर हेल्प द्वारा 15 अक्टूबर 2021 को जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 में भारत विश्व के 116 देशों में 101वें स्थान पर है। महाभुखमरी देशों में भारत शामिल है। भारत की रैंकिंग 101वें स्थान पर है। भारत के सभी पड़ोसी देश भारत से अच्छी स्थिति में हैं, इस बात को आप याद रखें। लास्ट स्थान पर सोमालिया है और जो शीर्ष स्थान पर है वो चाइना, ब्राजील और कुवैत से 18 देशों ने 5 से कम का स्कोर प्राप्त किया और शीर्ष स्थान पर रहे। चाइना, ब्राजील, कुवैत शीर्ष पर रहे। भारत 101वें स्थान पर है, 27.5 का स्कोर प्राप्त किया भारत ने। अगला है
पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को महारत्न का दर्जा दिया गया। 12 अक्टूबर 2021 को केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड को PFC को महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया। इससे कंपनी की अधिक वित्तीय और परिचालन क्षमता का मार्ग होगा, है ना। इस प्रकार देश में कुल 11 महारत्न कंपनियां हो गई। कि PFC के बाद देश में महारत्न कंपनियों की वर्तमान में कुल संख्या कितनी हो गई है? 11 हो गई। PM मित्र योजना के तहत 7 PM मित्र पार्क की स्थापना की जाएगी। 7 PM मित्र पार्क खोले जाएंगे। अगला है, दक्षिण कोरिया ने दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन किया। दक्षिण कोरिया के व्यापार, उद्योग और ऊर्जा मंत्रालय ने माना कि इंचोन के सेंगुआग में, कहाँ पर? सेओगू में, कोरिया सदर्न पावर में दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर का उद्घाटन किया है। अगला, QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में नवंबर 2021 में QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 687 एशियाई शिक्षा संस्थानों को शामिल किया गया। इसमें नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, जबकि पेकिंग यूनिवर्सिटी बीजिंग को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। इस रैंकिंग में चीन के 126 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया। रैंकिंग भारत के 117 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है। और खास बात यह है कि शीर्ष 7 विश्वविद्यालय भारत के टॉप 100 में शामिल है, मतलब टॉप 100 में भारत के 7 शामिल है। सबसे शीर्ष पर IIT बॉम्बे 42वें स्थान पर, IIT बॉम्बे। उसके बाद IIT दिल्ली 45वां, IIT मद्रास है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है बेंगलुरु, IIT खड़गपुर, IIT कानपुर, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी ने और उनके ब्रिटिश समकक्ष बोरिस जॉनसन ने संयुक्त रूप से ग्लासगो में COP26 कहाँ पर हुआ? ग्लासगो में। तो ग्लासगो में COP26 क्लाइमेट मीट में 2 नवंबर 2021 को वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की शुरुआत की। पूछ सकते हैं बार बार आपसे, बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है कि वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की शुरुआत कब की गई? तो COP26 ग्लासगो में किसके द्वारा की गई? PM मोदी और इंग्लैंड के PM बोरिस जॉनसन द्वारा। ये परियोजना दुनिया भर में सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए ट्रांस नेशनल बिजली ग्रिड की स्थापित करेगी। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल COP26 में। वन सन वन वर्ल्ड, है ना, वन ग्रिड के पीछे विजन का क्या है? द सन नेवर सेट, विश्व के किसी भौगोलिक स्थान पर किसी समय शुरू हो सकती। ये योजना अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भी लाभ उठाएगी, है ना। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। ग्लोबल सॉफ्ट पावर रैंकिंग 2021 दुनिया भर के पर्यटकों का पसंदीदा ठिकाना बनने का सपना देख रहे भारत को बड़ा झटका लगा है। नवंबर 2021 के पहले सप्ताह में जारी अंतर्राष्ट्रीय सॉफ्ट पावर रैंकिंग 2021 में भारत 6 स्थान नीचे चला गया है। भारत को 60 देशों के इंडेक्स में 40वां स्थान मिला है। इससे पहले 34वां स्थान था, जबकि चीन 31 रैंकिंग। तो इस वर्ष सॉफ्ट पावर रैंकिंग भारत को 60 कंट्रीज में भारत की रैंकिंग 40 हो गई है, 40 हो गई है। इससे पहले भारत की रैंकिंग 34वीं थी। इस साल रैंकिंग जर्मनी को लगातार 5वीं बार सर्वश्रेष्ठ देश चुना गया है। नंबर 1 पर कौन है? जर्मनी। भारत 40वें स्थान पर, जर्मनी को लगातार 5वीं बार दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश चुना गया। जर्मनी टॉप पे रहा है, इंडिया 40 रैंकिंग में। जर्मनी के बाद कनाडा, जापान, इटली और ब्रिटेन। जो टॉप 5 हैं वो जर्मनी, कनाडा, जापान, इटली और ब्रिटेन। भारत 40वें स्थान पर है, 40वें स्थान पर है, आप याद रखें। ब्रिटेन में गांधी की स्मृति में 5 पाउंड का सिक्का जारी किया गया। ब्रिटेन ने 4 नवंबर 2021 को वित्त मंत्री ऋषि सुनक ने, ब्रिटेन के जो वित्त मंत्री हैं कौन है? ऋषि सुनक भारतीय मूल के हैं। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन और विरासत को रेखांकित करने के लिए 5 पाउंड का विशेष स्मारक सिक्का जारी किया गया। सोने और चांदी सहित कई मानकों उपलब्ध ये सिक्का हीना ग्लोवर द्वारा डिजाइन किया गया है और इसमें गांधी के सबसे प्रसिद्ध उदाहरणों में से एक मेरा जीवन ही मेरा संदेश है के साथ साथ भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल की छवि, मतलब इस सिक्के पर लिखा गया है गांधी का जो प्रसिद्ध उदाहरण है मेरा जीवन ही मेरा संदेश है और भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल की छवि उकेरी गई है। सुनक ने कहा, एक हिंदू होने के नाते दीपावली पर इस सिक्के को जारी कर मैं अपने आप गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। कब जारी किया गया था? दीपावली पर। यह स्मारक सिक्का ब्रिटेन और भारत के बीच स्थायी संबंध और सांस्कृतिक संबंध पर आधारित है। भारत इस वर्ष अपनी स्वतंत्रता का 75वीं वर्षगांठ मना रहा है।
मोजाम्बिक फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी से भुगतान करने वाला दुनिया का पहला देश हो गया। अफ्रीकी देश मोजाम्बिक विश्व का पहला देश बना जिसने अक्टूबर 2021 में फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी FCPF से उत्सर्जन कटौती करने के लिए भुगतान प्राप्त किया। किसने? मोजाम्बिक ने। एलिजाबेथ द्वितीय की जगह बारबाडोस की पहली राष्ट्रपति कौन बनी? बहुत महत्वपूर्ण हुआ था क्वेश्चन। कैरिबियन द्वीप बारबाडोस ने अक्टूबर 2021 में गणतांत्रिक देश बनने के प्रयास में अपना पहला राष्ट्रपति चुना है और गणतंत्र बनने से पहला कदम है। यह कदम ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ को राज्य के प्रमुख रूप से हटा दिया गया। अब 72 वर्षीय डैम सेंड्रा मेसन जिन्हें राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया है। डैम सेंड्रा मेसन। और सबसे नया नवीनतम गणतंत्र बना है दुनिया का कौन? बारबाडोस। नवीनतम गणतंत्र बना है बारबाडोस। लगभग 2,85,000 की आबादी है इस बारबाडोस की, है ना। 1625 में कब्जा कर लिया था। कभी कभी इसे लिटिल इंग्लैंड भी कहा जाए। क्या कहा गया? लिटिल इंग्लैंड। बारबाडोस कैरिबियन से गणतंत्र बनने वाला पहला ब्रिटिश मुल्क। गुयाना 70 में, ट्रिनिडाद टोबैगो 1976 में, डोमिनिका 1970 और अब सबसे नवीनतम बनेगा बारबाडोस। प्रधानमंत्री मिया मोटली। राजधानी इसकी ब्रिस्टाउन है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। श्रीलंका ने भारत से नैनो नाइट्रोजन तरल उर्वरक की पहली खेप प्राप्त की। किसने? श्रीलंका ने। अब यूपी स्पेशल देख लेते हैं। यूपी स्पेशल बहुत महत्वपूर्ण है। यूपी स्पेशल बाद में देखते हैं, पहले और महत्वपूर्ण देख लेते हैं समसामयिकी में क्या कह रहा है। तो मियां चुन्नू पाकिस्तान में एक स्थान है। मियां चुन्नू पाकिस्तान में स्थित वो स्थान जहां 9 मार्च 2022 को तकनीकी गड़बड़ी से भारत की चली हुई ब्रह्मोस मिसाइल जाकर गिरी और यह स्थान पाकिस्तान सीमा से 120 किमी अंदर है। इस मिसाइल पर कोई आर्मिक वारहेड या पेलोड नहीं था, इसलिए जान को नुकसान नहीं। जो एक 9 मार्च 2022 को एक मिसाइल भारत चली गई थी, कहाँ पर गिरी थी? मियां चुन्नू में। अब वास्तव में अगर भेजी थी तो कुछ एक भेज देते, एक आध बम वगैरह भी तो सही रहता। ग्वालियर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, MP के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 10 मार्च 2022 देश के पहले ड्रोन स्कूल उदाहरण कहां पर किया? ग्वालियर में। ये ड्रोन स्कूल MP के विभिन्न शहरों में खोले जाने 5 ड्रोन स्कूलों में से पहला है। अन्य 4 जगह खोले जाएंगे, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, सतना में, लेकिन पहला ड्रोन स्कूल कहां खोला गया? ग्वालियर में। किशनगंज दिल्ली के किशनगंज में भारतीय रेलवे ने विश्व स्तरीय कुश्ती अकादमी का निर्णय लिया। क्या? विश्व स्तरीय कुश्ती अकादमी का निर्णय लिया। कहां? किशनगंज में। गुरुग्राम में 4 पहिया वाहनों के लिए 100 चार्जिंग पॉइंट की क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन EV चार्जिंग सेंटर कहां खोला गया? गुरुग्राम में। दिल्ली जयपुर नेशनल मार्ग पर खोला गया गुरुग्राम हरियाणा में सबसे बड़ा EV चार्जिंग पॉइंट। पूछेंगे आपसे, बहुत महत्वपूर्ण। इससे पहले नवी मुंबई में था, लेकिन अब गुरुग्राम वाला नंबर 1 पर हो गया। श्री रमना काली मंदिर 1971 में पाकिस्तानी सेना द्वारा नष्ट किए जाने 50 साल बाद 17 दिसंबर 2021 को राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा ढाका स्थित श्री रमना काली मंदिर का पुनर्निर्माण के बाद उद्घाटन किया गया। यानी कि रमना काली मंदिर कहाँ पर है? ढाका में है। 1971 में पाकिस्तानी सेना द्वारा ऑपरेशन सर्च लाइट के दौरान मंदिर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। रमना काली मंदिर ढाका स्थित एक मंदिर है जो मुगल काल निर्मित हुआ था ढाका में। यह मंदिर हिंदू देवी माता काली को समर्पित है, इसीलिए इसे रमना काली बारी के नाम से भी जानते हैं। ये ढाका में सुहरावर्दी उद्यान के पास लगभग 2.5 एकड़ भूमि में स्थित है। इंदौर MP के इंदौर जिले स्थित पाताल पानी स्टेशन का नाम बदलकर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी टंटिया भील के नाम पर कर दिया गया है। पाताल पानी सिंह नाम बदलकर आदिवासी टंटिया भील के नाम पर। प्राजक्ता कोली कंटेंट क्रिएटर अभिनेत्री प्राजक्ता कोली का हाल ही में भारत की पहली UNDP युवा जलवायु चैंपियन बनी है। रवीश तिवारी द इंडियन एक्सप्रेस के राष्ट्रीय पॉलिटिकल एडिटर, राष्ट्रीय ब्यूरो के प्रमुख रवीश तिवारी का 19 फरवरी 2022 को 40 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। लता मंगेशकर बहुत महत्वपूर्ण, बहुत लीजेंड क्वेश्चन, इससे उत्तरायण पे आ भी चुका है। लता मंगेशकर 6 फरवरी 2022 को प्रसिद्ध पार्श्व गायिका लता मंगेशकर का 92 ईयर्स में निधन हो गया। 6 फरवरी 2022 को 2001 में भारत रत्न से सम्मानित। अभी क्वेश्चन आया था उत्तराखंड पीसेस प्री में कि लता जी को भारत रत्न कब दिया गया था? 2001 में सम्मानित। लता दीदी का मूल नाम था हेमा मंगेशकर। मूल नाम क्या था? हेमा मंगेशकर। 1989 में उन्हें प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। 1989 में प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार सम्मानित किया गया था। स्वर कोकिला के नाम से चर्चित लता का जन्म कब हुआ था? 28 सितंबर 1929 को जन्म हुआ था। 28 सितंबर 1929 को जन्म हुआ था। उन्होंने 13 वर्ष की उम्र में मराठी फिल्म कितनी ही साल के लिए अपना पहला गाना गाया। 1942 में मराठी फिल्म पहली मंगलौर में अभिनय किया। 1946 में हिंदी फिल्म आपकी सेवा में अपना पहला हिंदी गाना रिकॉर्ड किया था। किसमें? आपकी सेवा में के लिए अपना पहला हिंदी गाना रिकॉर्ड किया था और लगभग 30,000 से अधिक गाने गाए।
भारत रत्न और दादा साहब फाल्के पुरस्कार के अलावा उन्हें 1999 पद्म भूषण, 1969 पद्म भूषण, 2009 में नेशनल ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर फ्रांस पुरस्कार, 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 4 फिल्म फेयर सम्मानित किया गया था। 2001 में भारत रत्न बहुत महत्वपूर्ण है। शकुंतला चौधरी, गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता, स्वतंत्रता सेनानी शकुंतला चौधरी का 102 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। असम के कामरूप रहने वाली थी। शकुंतला जी ने ग्रामीणों विशेषकर महिलाओं बच्चों के कल्याण के लिए काम किया। जाह्नवी डांगती, आंध्र प्रदेश की 19 वर्षीय जाह्नवी डांगती हाल ही में अमेरिका में नासा में प्रशिक्षण पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी है। राहुल बजाज 16 फरवरी 2022 को उद्योगपति बजाज ऑटो के पूर्व अध्यक्ष राहुल बजाज का 83 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। 2021 में उन्हें पद्म भूषण मिला था। फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार नाइट ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित हो चुके हैं। विनोद दुआ, वरिष्ठ टीवी पत्रकार विनोद दुआ का निधन भी हो गया। मन्नू भंडारी, प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार मन्नू भंडारी का 15 नवंबर 2021 को निधन हो गया था। 90 वर्षीय मन्नू भंडारी का जन्म कहाँ हुआ था? एमपी के मंदसौर में हुआ था। एमपी के मंदसौर में। इनका नाम बचपन महेंद्र कुमारी था, बाद में मन्नू भंडारी। अगला माधवन कृष्णन नायर, प्रख्यात ऑन्कोलॉजिस्ट और क्षेत्रीय कैंसर के संस्थापक निदेशक पद्मश्री डॉक्टर माधवन कृष्णन नायर का भी निधन हो गया। देवाशीष पांडा को भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण IRDA का अध्यक्ष चुना गया है। किसे? देवाशीष पांडा। KN राघवन को IRC का अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट है इसी में संजय मल्होत्रा को RBI के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया गया है। पुष्प कुमार जोशी को देश की तीसरी सबसे बड़ी तेल शोधन और ईंधन विपणन कंपनी HPCL का अध्यक्ष बनाया गया है। HPCL का। अलका मित्तल, सार्वजनिक क्षेत्र की महारत्न कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन ONGC में निदेशक के रूप में कार्यरत रही अलका मित्तल को इस महारत्न कंपनी की चेयरपर्सन सह प्रबंधक CMD के रूप में कार्यभार सौंपा गया है और वो इस महारत्न कंपनी की चेयरपर्सन का दायित्व संभालने वाली पहली महिला है अलका मित्तल ONGC में। उर्जित पटेल, पूर्व RBI के गवर्नर उर्जित पटेल को बीजिंग स्थित बहुपक्षीय वित्त पोषण संस्थान एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। उर्जित पटेल को AIIB के उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, थल सेना के पूर्व कमान के लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे भारतीय सेना के नए उप प्रमुख बने हैं और जल्द ही सेना प्रमुख भी बन जाएंगे। S सोमनाथ को इसरो के नए चेयरमैन, S सोमनाथ को इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के नए चेयरमैन नियुक्त किया गया। किसे? S सोमनाथ को। आयशा मलिक, पाकिस्तान के न्यायिक इतिहास में पहली बार एक महिला को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला कौन हो गई? आयशा मलिक। आयशा मलिक। बी अनंत नागेश्वरन, नए मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं वी अनंत नागेश्वरन। जुनैद कमाल, विश्व बैंक के भारत में निदेशक जुनैद कमाल को अंतर्राष्ट्रीय ऋण एजेंसी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। विनय कुमार त्रिपाठी को रेलवे बोर्ड का चेयरमैन। डॉक्टर अनुपम राय, विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत अनुपम राय को अब जिनेवा में UN निशस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में नए स्थायी प्रतिनिधि बनाए जाएंगे। अगला प्रमोद चंद्र मोदी को CBDT के पूर्व अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी को हाल ही में रामाचार्य जगह राज्यसभा का नया महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी को राज्यसभा का नया महासचिव नियुक्त किया गया। KV कामत को NABFID के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ईस्टर्न ब्रिज 6 भारतीय वायुसेना और रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान के बीच राजस्थान के वायुसेना में स्टेशन में जोधपुर में 21 से 25 फरवरी 2022 के बीच ईस्टर्न ब्रिज कूट नाम से द्विपक्षीय हवाई जहाज का आयोजन किया गया। किसके बीच? ईस्टर्न ब्रिज 6 भारतीय वायुसेना और ओमान की वायुसेना। मिलन 2022 भारतीय नौसेना के बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 कहाँ पर आयोजित हुआ? विशाखापत्तनम के भाग्य शहर में, सिटी ऑफ डेस्टिनी में 2 चरणों में आयोजित किया गया। विशाखापत्तनम के भाग्य शहर में। पेनेक्स 21 मानवीय सहायता तथा आपदा प्रबंधन का अभ्यास भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका तथा थाईलैंड बिम्स्टेक के विषय देशों के बीच।
डॉगथॉन इतना महत्वपूर्ण नहीं है। वायु शक्ति भारत का ही है। भारतीय वायुसेना ने 7 मार्च 2022 को राजस्थान के जैसलमेर में अपना अभ्यास किया। धर्म गार्जियन बहुत महत्वपूर्ण पूछा जाता है। पूर्व धर्म गार्जियन 2022 भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास, इंडिया और जापान के बीच ज्वाइंट जो मिलिट्री ऑपरेशन है वो धर्म गार्जियन 10 मार्च 2020 को बेलागवी बेलगाम कर्नाटक में किया है। कहां पर? बेलागवी बेलगाम कर्नाटक में। धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच। ऑपरेशन गंगा पूछ सकते हैं, बहुत चर्चा में था ऑपरेशन गंगा। भारत सरकार ने रूस यूक्रेन तनाव के कारण यूक्रेन से भारतीय छात्रों भारत ने रूस यूक्रेन तनाव कारण यूक्रेन से भारतीय छात्रों के नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा स्टार्ट किया। ऑपरेशन गंगा मिशन 26 फरवरी 2022 को शुरू किया गया था और इस अभियान के तहत 11 मार्च तक लगभग 30,000 भारतीय नागरिकों को वहां से निकाला गया। कहां से? यूक्रेन से। अभ्यास एक्स शक्ति 2021 भारत व फ्रांस की सेनाओं का द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास अभ्यास एक्स शक्ति फ्रांस के फिजेस में संपन्न हुआ, भारत और फ्रांस के बीच। उल्लेखनीय एक्स शक्ति जहां भारत फ्रांस की थल सेनाओं का अभ्यास है, वहीं गरुण दोनों सेनाओं की वायुसेना का था, वरुण दोनों सेनाओं की नौसेनाओं का। यानी कि भारत और फ्रांस के बीच आर्मी वाला एक्स शक्ति, एयरफोर्स में गरुण और नेवी में वरुण। अभ्यास दोस्ती भारत मालदीव व श्रीलंका का द्विपक्षीय। भारत मालदीव व श्रीलंका। दक्षिण शक्ति ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभ्यास मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच 4 अक्टूबर 15 अक्टूबर 2021 को अम्पारा में कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल में सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति। ब्लू फ्लैग 21 में समझौते में ब्लू फ्लैग 2021 में कुल 84 भारतीय वायुसेना के कर्मियों ने भाग लिया। अजय वारियर पूछते हैं, भारत और यूके के बीच है। अजय वारियर भारत और इंग्लैंड के बीच, भारत और ब्रिटेन के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभियान उत्तराखंड के चौबटिया में किया गया। जिमेक्स 21 भारतीय नौसेना और जापान की नौसेना के बीच। जिमेक्स नाम से लग रहा है, इंडिया और जापान के बीच। युद्ध अभ्यास 2021 भारत और अमेरिका। युद्ध अभ्यास भारतीय और अमेरिकी वायुसेनाओं के बीच, भारतीय और अमेरिकी सेनाओं के बीच, वायुसेना नहीं, भारतीय और अमेरिकी सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास। युद्ध अभ्यास 2021 29 अक्टूबर 2021 युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच, और जबकि अजय वारियर भारत और ब्रिटेन के बीच। कोंकण शक्ति आप जानते हैं, भारत और ब्रिटेन की नेवी के बीच। कोंकण शक्ति 24-27 अक्टूबर 2021 के बीच भारत अरब सागर में। कोंकण शक्ति भारत और ब्रिटेन के बीच। भारत ने सरकार ने वयस्कों की शिक्षा के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम मंजूरी दी। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, इसके तहत प्रौढ़ शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जोड़ना है और सरकार ने अब देश में शिक्षा शब्द को सभी के लिए शिक्षा के रूप में बदल दिया है। 2022 से 27 के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम का कुल व्यय 1,3790 करोड़ रुपए रहेगा। इस योजना में देश के सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के गैर साक्षर लोगों को कवर करेगी। इसका उद्देश्य प्रति वर्ष 1 करोड़ की दर से 5 करोड़ शिक्षार्थियों को टारगेट रखा गया, 5 करोड़ साक्षर बनाया जाएगा। अगला है पीएम गति शक्ति योजना, जो कि बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, जिसकी घोषणा बजट में भी है और जिसकी घोषणा आपकी 15 अगस्त 2021 को भी की गई थी। 13 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान शुरू किया। पीएम गति शक्ति का उद्देश्य लॉजिस्टिक्स की लागत को घटाना और अर्थव्यवस्था को बढ़ाना देने के लिए बुनियादी ढांचे का विकास करना है। बुनियादी ढांचे के समग्र विकास हेतु इस योजना के लिए 100 लाख करोड़ रुपए का वित्तीय आवंटन, कितना है? 100 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया पीएम गति शक्ति योजना में। अटल मिशन अमृत 2 12 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने नवीकरण और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अमृत 2 को लॉन्च किया। 2025-26 तक के लिए मंजूरी दे दी है, 2025 और 26 के लिए। सेबी द्वारा बाजार डेटा सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया गया, डॉक्टर एमएस साहू की अध्यक्षता में। सेंट्रल विस्टा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की निगरानी कौन करेगी? हेतु समिति क्या बनाएगी? श्री रतन पी पाटिल। सेंट्रल विस्टा संसद भवन का निर्माण हो रहा है, नए संसद भवन का निर्माण हो रहा है। कहाँ पर? सेंट्रल दिल्ली में। तो सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए कौन समिति बनी है? श्री रतन वी पाटिल। नई दिल्ली में संसद भवन का निर्माण सेंट्रल विस्टा के तहत हो रहा है। अगला है 36वां अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस का आयोजन कहां पर हुआ?
तो ये नई दिल्ली में हुआ। तीसरा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव कहाँ पर हुआ? तो तीसरा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 10 से 11 मार्च 2021 को नई दिल्ली में संपन्न हुआ। 10-11 मार्च 2022 को नई दिल्ली में 10-11 मार्च 2022 को नई दिल्ली में तीसरा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव पूछ सकते हैं आपसे। 16वां भारत डिजिटल सम्मेलन वर्चुअली हुआ। सुपर चार्जिंग स्टार्टअप इसका थीम था। वर्चुअली बहुत आजकल होने लगा जब से कोविड और आपका मामला चला है। पहली बार इंसान के अंदर सुअर के दिल के सफल प्रत्यारोपण के 2 महीने बाद मरीज की मौत हुई। दुनिया में पहली बार अमेरिका के डॉक्टरों ने एक इंसान के अंदर सुअर का दिल लगाया था। अमेरिका के डॉक्टरों ने इंसान के, जिससे मेडिकल साइंस के क्षेत्र में एक चमत्कार की तरह माना जा रहा था, लेकिन 2 महीने बाद यह प्रयोग असफल साबित हुआ और 57 वर्षीय डेविड बेनेट की मृत्यु हो गई। 2 अलग अलग नस्लों के बीच शरीर के अंगों या टिश्यू के प्रयोग की प्रक्रिया को जेनो ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। जेनो ट्रांसप्लांटेशन भी पूछ सकते हैं क्या होता है। तो 2 अलग अलग नस्लों के बीच शरीर के अंगों या टिश्यू के प्रयोग की प्रक्रिया को जेनो ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। 7 जनवरी 2022 को अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड मेडिसिन के डॉक्टरों ने एक व्यक्ति के शरीर में सुअर के दिल का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण की ट्रांसप्लांट किया था। ट्रांसप्लांटेशन 57 वर्षीय व्यक्ति डेविड बेनेट के शरीर में किया गया था। अगला, भारत का पहला इंटेलिजेंट क्रॉनिक डिजीज पेशेंट हैबिट ट्रैकिंग सिस्टम कहां पर लॉन्च किया गया है? तो ये भारत का पहला होगा कि माधोबाग। चीन का कृत्रिम चंद्रमा। चीन ने कृत्रिम सूर्य के बाद चीन ने अपना पहला कृत्रिम चंद्रमा तैयार किया। चीन भी नई नई खोज करता रहता है। कृत्रिम सूर्य के बाद आर्टिफिशियल सन के बाद पहला उसने आर्टिफिशियल मून कृत्रिम चंद्रमा तैयार किया। वैज्ञानिकों ने एक कृत्रिम चंद्रमा अनुसंधान सुविधा का निर्माण किया। पूछ सकते हैं आपसे, विश्व में पहली बार रोबोट ने किया सफल सर्जरी। विश्व में पहली बार हाल ही में एक रोबोट ने बिना इंसानी मदद के लेप्रोस्कोपिक सर्जरी को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। अमेरिका के प्रतिष्ठित जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के स्मार्ट टिश्यू ऑटोनोमस रोबोट द्वारा सर्जरी की गई। इंसान की तुलना में रोबोट ज़्यादा बेहतर तरीके से सर्जरी को अंजाम दिया। कृत्रिम गर्भाधान की आईवीएफ तकनीक से पहली बार बन्नी नस्ल के भैंस के बछड़े का जन्म हुआ। कृत्रिम गर्भाधान की आईवीएफ तकनीक से भारत में पहली बार भैंस का गर्भाधान किया गया और बछड़े ने जन्म लिया। ये भैंस बन्नी नस्ल की है। इसके साथ ही भारत में ओपीओ आईवीएफ तकनीक अगले स्तर पर पहुंच गई है ना। इसरो द्वारा SS-1 का सफल परीक्षण। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SDSC से अपने नए लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV के ठोस ईंधन आधारित बूस्टर चरण का जमीनी परीक्षण 14 मार्च 2022 सफलतापूर्वक। किसका? SSLV का 14 मार्च 2022 को श्रीहरिकोटा सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। नासा के अब तक के सबसे बड़े स्पेस टेलीस्कोप जेम्स वेब का सफल प्रक्षेपण किया गया। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का 25 दिसंबर 2021 को फ्रेंच गुयाना, कहाँ से किया गया? फ्रेंच गुयाना के एरियन स्पेस से सफल प्रक्षेपण किया गया नासा का। याद रखें इस बात को। नासा के अंतरिक्ष यान ने सूर्य को छुआ। अमेरिकी अंतरिक्ष संस्था नासा का अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब सूर्य के बाहरी वातावरण से गुजरा और ऐसी उपलब्धि हासिल करने वाला पहला अंतरिक्ष यान बन गया। कौन का? पार्कर सोलर प्रोब। एस्टेरॉइड्स का मार्ग बदलने के लिए नासा ने डार्ट मिशन लॉन्च किया। एस्टेरॉइड यानी क्षुद्र ग्रह हैं जो बड़ी मात्रा में हैं, उनका मार्ग बदलने के लिए नासा ने डार्ट मिशन लॉन्च किया। कौन सा मिशन? डार्ट मिशन। पूछ सकते हैं आपसे, एस्टेरॉइड कहाँ मिलते हैं? बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, मंगल और बृहस्पति बीच, है ना। चीन ने एक साथ 22 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया। चीन के दूसरे लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट ने वाणिज्यिक चीनी अंतरिक्ष कंपनियों की श्रृंखला के लिए 22 घरेलू उपग्रहों का सफल परीक्षण किया। लॉन्ग मार्च 8 मार्च को वेनचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से 26 फरवरी 2022 को रात में लॉन्च किया गया था। ने 5 नवंबर 2021 को उत्तरी साक्सी प्रांत के ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगुम या SDG-SAT 1 को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया। गुआंगुम को लॉन्ग मार्च 6 वाहक रॉकेट द्वारा लॉन्च किया, जो इसका 395वां उड़ान है। दक्षिण कोरिया का पहला स्वदेशी रॉकेट नूरी लॉन्च किया गया। दक्षिण कोरिया ने 21 अक्टूबर 2021 को अपना पहला स्वदेशी रूप से विकसित रॉकेट परीक्षण किया, जो कोरियाई सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल सेकंड या नूरी के नाम से जाना जाएगा। नूरी के नाम से पूछेंगे।
भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारत को हर क्षेत्र में पूर्ण आत्मनिर्भर बनाने की अग्रणी बनाने के लिए 11 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम भारतीय अंतरिक्ष संघ ISPA इंडियन स्पेस एसोसिएशन का शुभारंभ किया। इंडियन स्पेस एसोसिएशन ISPA। चीन का पहला सौर अन्वेषण उपग्रह सीहे। कौन सा लॉन्च हुआ है? सीहे। चीन का पहला सौर अन्वेषण उपग्रह है सीहे। सीहे नाम रखा गया है। अगला है INS खुखरी को स्मारक के रूप में विकास हेतु दिव्य प्रशासन को दिया गया। किसको दिया गया? दीव, दन दीव को INS खुखरी। अगला है आधुनिक प्रलय मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया गया। सतह सतह मार करने वाली प्रलय मिसाइल के 2 परीक्षण क्रमशः 22 से 23 दिसंबर 2021 को ओडिशा तट पर APJ अब्दुल कलाम संगठन से DRDO द्वारा किए गए। प्रलय, इसकी क्षमता क्या है? 150 से 500 किमी है। मोबाइल लॉन्चर से कहीं भी लॉन्च किया जा सकता है। प्रलय नाम बढ़िया उसका मिसाइल का। सतह सतह, सरफेस टू सरफेस अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। ब्रह्मोस मिसाइल का समुद्र से समुद्र संस्करण, खैर बार बार पूछते नहीं है इतना। भारतीय नौसेना का युद्धपोत तुसिल रूस में लॉन्च किया गया। कौन सा? तुसिल, रूस में। रूस के कालिनगढ़ शहर में शिपयार्ड में 29 अक्टूबर को भारतीय नौसेना के युद्धपोत तुसिल को लॉन्च किया गया। कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें देख लेते हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। इंडोमेटेबल ए वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप, SBI की पूर्व अध्यक्ष अरुंधति भट्टाचार्य के द्वारा। द गोरखपुर हॉस्पिटल ट्रेजेडी, अ डॉक्टर्स मेमोयर ऑफ दिल्ली मेडिकल क्राइसिस, द कपिल खान, डॉक्टर कपिल खान। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, बिल गेट्स। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, बिल गेट्स। अटल बिहारी वाजपेयी, सागरिका घोष। फेयरलेस गवर्नेंस, डॉक्टर किरण बेदी। A Little Book of India celebrating 75 years of independence, Ruskin Bond. India's women unsung heroes, Meenakshi Lekhi. The Legend of Birsa Munda, Tuhane Sinha, Ankita Verma. A Nation to Protect, Priyam Gandhi Modi. 10 Fresh Point 20 years, Congress सांसद मनीष तिवारी। The Nut Makers Fabulous for a Planet in Crisis, अमिताभ घोष। Prized Prejudice and Punditry, The Essential, सच थरूर, कांग्रेसी नेता। होम इन द वर्ल्ड, अ मोमेयर, अमर सेन। लाल सलाम, स्मृति जुबिन ईरानी। द क्रिसमस पिंक, JK रोलिंग। द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया, द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया, स्टीवा, पूर्व ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर। राहुल बजाज एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ, गीता पीरामल। इंडियन इनिंग्स, द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट, इंडियन इनिंग्स, द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947, अयाज मेनन। 10 ट्रिलियन ड्रीम्स, सुभाष चंद्र गर्ग। उंगलिल ओरवन, आत्मकथा, तमिलनाडु मुख्यमंत्री MK, किसने लिखी? MK स्टालिन ने, MK स्टालिन। टॉम ऑफ सेंट, गीतांजलि श्री। वीर सावरकर, द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन, उदय महाउरकर और चिरायु पंडित। एन इकोनॉमिस्ट एट होम एंड अब्रॉड, अ पर्सनल जर्नी, डॉक्टर शंकर आचार्य। द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे, भास्कर चट्टोपाध्याय। स्टार्स इन माई स्काई, दोज हु ब्राइटन माई फिल्म, दिव्या दत्ता। सर सैयद अहमद खान, रीजन रिलीजन एंड नेशन, सफी केजवेई। राइटिंग फॉर माई लाइफ, रस्किन बॉन्ड। कमला हैरिस, फेनोमिनल वुमेन, चिदानंद राजघट्टा। सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन आवर टाइम, सलमान खुर्शीद। चर्चित थी सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन आवर टाइम, सलमान खुर्शीद। एम्स में एक जंग लड़ते हुए डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, पूर्व केंद्रीय मंत्री। नवीनतम पुरस्कार जो दिए है पद्म पुरस्कार 2022, इस वर्ष 128 पद्म पुरस्कार दिए गए थे। कितने? 128 पद्म पुरस्कार दिए गए थे, 128, 128, जिसमें से 4 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 104 पद्मश्री। इसमें 34 महिलाएं शामिल हैं, 10 विदेशी NRI शामिल हैं और 13 मरणोपरांत शामिल हैं। जो पद्म भूषण दिए गए 4 लोगों को बहुत महत्वपूर्ण रख लीजिए। पद्म भूषण कभी पूछते हैं। जनरल बिपिन रावत, मरणोपरांत सिविल सेवा उत्तराखंड। श्री राधेश्याम खेमका, मरणोपरांत साहित्य शिक्षा उत्तर प्रदेश। प्रभा अत्ते कला महाराष्ट्र। श्री कल्याण सिंह, मरणोपरांत यूपी से 2 लोग, राधेश्याम खेमका साहित्य शिक्षा मरणोपरांत के लिए और कल्याण सिंह मरणोपरांत।
भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार। और जो पद्म भूषण दिए गए 17 बड़े लोग हैं, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला, अल्फाबेट के सीईओ कौन है, सुंदर पिचाई, कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, दिवंगत लोक गायक गुरमीत बाबा, केंद्रीय गृह सचिव राजीव महेश, सीरम इंस्टीट्यूट के संस्थापक साइरस पूनावाला, भारत बायोटेक के कृष्णा एला, भारत बायोटेक के सुचिव एला, पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धिदेव भट्टाचार्य, विक्टर बनर्जी कला उत्तराखंड, नटराजन चंद्रशेखर व्यापार उद्योग महाराष्ट्र, मधुर जाफरी पाक कला अमेरिका, देवेंद्र झाझरिया पैरालंपिक राजस्थान, महत्वपूर्ण हो सकते हैं, देवेंद्र झाझरिया पैरालंपिक राजस्थान, श्री राशि खान कला यूपी, संजय राजाराम मरणोपरांत इंजीनियरिंग मैक्सिको, सुश्री प्रतिभा राय साहित्य और शिक्षा उड़ीसा, स्वामी सच्चिदानंद साहित्य शिक्षा गुजरात, श्री वशिष्ठ त्रिपाठी साहित्य उत्तर प्रदेश को पद्म भूषण पुरस्कार सम्मानित। लेकिन पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने पुरस्कार स्वीकार करने से मना कर दिया और 107 लोगों को साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, उसकी घोषणा हो गई 2020-21 के लिए। तो 2021 और 20 के लिए जो घोषणा हुई तो 2020 के लिए 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार असमिया कथाकार नीलमणि फूकन को, और 2021 के लिए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार कोंकणी लेखक दामोदर मावजो को। 56वां 56 ज्ञानपीठ पुरस्कार असमिया कथाकार नीलमणि फूकन को, 2021 का 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार कोंकणी लेखक दामोदर मावजो को दिया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार। आप जानते हैं भारत में साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है ज्ञानपीठ। इसके तहत बाग देवी की प्रतिमा और 11 लाख की राशि प्रदान की जाती है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 20 भाषाओं में उत्कृष्ट कृतियों के लिए ये पुरस्कार 30 दिसंबर 2021 को दिए गए। और साहित्य अकादमी पुरस्कार में हिंदी भाषा के लिए दया प्रकाश सिन्हा को उनकी नाट्य रचना सम्राट अशोक के लिए, हिंदी भाषा में दया प्रकाश सिन्हा को उनकी नाट्य रचना सम्राट अशोक के लिए, अंग्रेजी भाषा में नमिता गोखले को उनके उपन्यास थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए। याद रखें इस बात को। गुजराती, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू के लिए पुरस्कार घोषणा बाद में की गई, यानी कुल मिलाकर 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं। 20 पहले दे दिए गए और 4 बाद में। एक बार फिर से देख लीजिए, अंग्रेजी में थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए नमिता गोखले को, और हिंदी में सम्राट अशोक पुस्तक थी, किसको दिया गया, दया प्रकाश सिन्हा जी को दिया गया। शांति निःशस्त्रीकरण विकास हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार 2021, शांति निःशस्त्रीकरण एवं विकास हेतु वर्ष 2021 का इंदिरा गांधी पुरस्कार, इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस रिसर्च एंड डेवलपमेंट किसे दिया गया है, तो कमजोर वर्गों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए समर्पित संस्था प्रथम को दिया गया। किसे दिया गया, प्रथम को दिया गया है, एक संस्था है उसे दिया गया है इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण विकास पुरस्कार 2021। नेक्स्ट है, इसकी स्थापना पुरस्कार 1986 में हुई थी और इसके तहत 25 लाख रुपए की राशि मिलती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2022 के नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार की घोषणा गृह मंत्रालय द्वारा 23 जनवरी 2022 को की गई। और संस्थागत श्रेणी में पुरस्कार गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान GIDM संस्थागत श्रेणी में गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को दिया गया, जबकि व्यक्तिगत श्रेणी में विनोद शर्मा को। संस्थागत श्रेणी में गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को और व्यक्तिगत श्रेणी में सिक्किम आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विनोद शर्मा को दिया गया। इसके तहत संस्थागत श्रेणी में 51 लाख रुपए और व्यक्तिगत श्रेणी में 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। याद रखें इस बात को। तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 7 जनवरी 2022 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत दिए। कुल 57 विजेताओं को 11 श्रेणियों में पुरस्कार दिया गया, सर्वश्रेष्ठ राज्य, सर्वश्रेष्ठ जिला करके। तो सर्वश्रेष्ठ राज्य के लिए पहला स्थान यूपी को मिला, यानी कि जल शक्ति पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य जो रहा तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार में, तो सर्वश्रेष्ठ राज्य के लिए यूपी को दिया गया जल के लिए। दूसरा व तीसरा स्थान राजस्थान और तमिलनाडु का। टॉप 3 में सर्वश्रेष्ठ राज्य के पुरस्कार यूपी को मिला, नंबर 2 पर राजस्थान, नंबर 3 तमिलनाडु रहा। सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार भी सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत के लिए अलग, उत्तर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार मुजफ्फरनगर यूपी को दिया गया और ग्राम पंचायत में उत्तराखंड में अल्मोड़ा की घसपड़ को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार यूपी को मिला, याद रखना। सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार मुजफ्फरनगर को मिला। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार घसपड़ अल्मोड़ा को मिला। सर्वश्रेष्ठ स्थानीय निकाय बापी, बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जमनालाल बजाज पुरस्कार 2021, जमनालाल बजाज फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2021 के पुरस्कारों का वितरण 6 दिसंबर 2021 को किया गया। रचनात्मक कार्यों के लिए पुरस्कार छत्तीसगढ़ के श्री धर्मपाल सैनी को दिया गया और गांधीवादी मूल्यों के लिए डेविड H. अल्बर्ट के लिए, महिला बाल विकास कल्याण के लिए जानकी देवी बजाज पुरस्कार इस वर्ष महाराष्ट्र की सिस्टर लूसी कुरियन को दिया गया।
रामनाथ गोयनका पुरस्कार श्री आनंद चौधरी को दिया गया। रामनाथ गोयनका आनंद चौधरी को। ICTP रामानुजम पुरस्कार कलकत्ता के गणित विभाग की नीना गुप्ता को दिया गया। किसे दिया? नीना गुप्ता को। इफ्को साहित्य सम्मान 21 किसे दिया गया? हिंदी उपन्यासकार लेखक श्रीलाल शुक्ल को की स्मृति में जो इफ्को साहित्य सम्मान दिया जाता है वो इस वर्ष कथाकार श्री शिवमूर्ति को दिया गया। कथाकार श्री शिवमूर्ति को दिया गया। इसके तहत 11 लाख रुपए की राशि दी जाती है। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में जो झांकी थी उसमें सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार उत्तर प्रदेश को दिया गया, यानी कि उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी घोषित किया गया। गणतंत्र दिवस 2022 की परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार उत्तर प्रदेश की झांकी को दिया गया। उत्तर प्रदेश झांकी एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम विषय पर आधारित थी, यानी कि झांकी में एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम की थीम पर आधारित थी। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने क्रिकेटर सुनील गावस्कर को SPGI मेडल से, वही नीरज चोपड़ा को स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर और मीराबाई चानू को स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर चुना है ना। भारतीय पुरुष हॉकी टीम को टीम ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। पैरा एथलीट ऑफ द ईयर के पुरुष वर्ग में सम्मान सुमित अंतिल और प्रमोद भगत दिया गया, जबकि वुमेन पैरा एथलीट ऑफ द ईयर का बार अवनी लेखरा को दिया गया है। खेल पुरस्कार 2021 12 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया और 35 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल के क्या कर दिया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कुल 12 खिलाड़ियों को दिया गया, सर्वाधिक तो 12 खिलाड़ियों को दिया गया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किन किन लोगों को दिया गया? इसके तहत आप जानते हैं 25 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र। कितना सम्मान है? 25 लाख रुपए का पुरस्कार है और प्रशस्ति पत्र दिया था। किसको मिला? नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स, रवि कुमार कुश्ती, लौलीना बोरगेहन मुक्केबाजी, PR श्रीजेश हॉकी, अवनी लेखरा पैरा शूटिंग, सुमित अंतिल पैरा एथलेटिक्स, प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन, कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन, मनीष नरवाल पैरा शूटिंग, मिताली राज क्रिकेट, सुनील छेत्री फुटबॉल, मनप्रीत सिंह हॉकी। कुल 12 लोगों को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 35 लोगों को अर्जुन पुरस्कार, उसके लिए 15 लाख रुपए दिए जाते हैं अर्जुन पुरस्कार के लिए। द्रोणाचार्य पुरस्कार 10 लोगों को दिया गया, जिसमें 15 लाख रुपए की दी जाती पुरस्कार। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी दी गई किसको? पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ को। पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदम पेलजी खोरलो सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी को भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदग पेलजी खोरलो से सम्मानित हुए। मिस वर्ल्ड 2021 की बात करें तो जो मिस वर्ल्ड 2021 रही 16 मार्च 2022 को प्यूर्टोरिको के सैन जुआन में आयोजित 17वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता द्वारा किस खिताब पोलैंड की कैरोलिना बिलावस्का, यानी कि मिस वर्ल्ड 2021 कौन रही है? कैरोलिना बिलावस्का। कहाँ की? पोलैंड की। भारतीय मूल की अमेरिकी मिस USA 3 सैनी पहली रनअप रही थी और कोटे आइवरी की ओलिविया वेस्ट दूसरी रनअप रही थी। भारत की जो थी मानसा वाराणसी टॉप 11 में रही। मानसा वाराणसी। मिस यूनिवर्स इस वर्ष कौन थी? इंडिया की ही थी। इजराइल के इलियट में हुआ था मिस यूनिवर्स का खिताब, इजराइल के इलियट में दिसंबर 21 में। तो भारत की हरनाज सिंधु मिस यूनिवर्स का खिताब, भारत के चंडीगढ़ की 21 वर्षीय हरनाज संधू मिस यूनिवर्स रही। मिस यूनिवर्स हरनाज संधू भारत की कहाँ की है? चंडीगढ़ की। इससे पहले सुष्मिता सेन 1994 में, लाला दत्ता द्वार में ये पुरस्कार जीत चुकी हैं। इससे पहले सुष्मिता सेन 1994 में मिस यूनिवर्स और लाला दत्ता द्वार में मिस यूनिवर्स रह चुकी है। ये तीसरी महिला है इस तरह खिताब जीतने भारत की। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 19वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों का वितरण बेवली हिल्स कैलिफोर्निया में 9 जनवरी 2022 को किया गया और इसके जो मुख्य पुरस्कार हैं देख लीजिए। पूछा भी गया था अभी उत्तराखंड प्रेस में। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार दिया गया द पावर ऑफ द डॉग, सर्वश्रेष्ठ फिल्म द पावर ऑफ द डॉग। म्यूजिक में बेस्ट साइड स्टोरी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बिल स्मिथ, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री निकोल किडमैन। ड्रामा श्रेणी में बेस्ट फिल्म द पावर ऑफ द डॉग, बेस्ट एक्टर ड्रामा श्रेणी में बिल स्मिथ, बेस्ट एक्ट्रेसेस निकोल किडमैन। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर जैन कैंपियन।
बेस्ट मूवी द पावर ऑफ द डॉग। बिल गेट्स को पाकिस्तान का जो सर्वोच्च सम्मान हिलाल पाकिस्तान अवार्ड दिया गया। किसे? बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स को हिलाल पाकिस्तान अवार्ड। स्पेसएक्स के सीईओ जो सीईओ हैं एलन मस्क को टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क टाइम पत्रिका के वर्ष 2021 के पर्सन ऑफ द ईयर, इस वर्ष के पर्सन ऑफ द ईयर सीईओ कौन है? स्पेसएक्स से एलन मस्क को चुना गया है। स्पेसएक्स व टेस्ला के जो सीईओ हैं एलन मस्क को पर्सन ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है, याद रखें इस बात को। जबकि 2020 में पुरस्कार बाइडेन व कमला हैरिस को दिया गया था। सत्यामंगलम टाइगर रिजर्व को TX2 पुरस्कार दिया गया है। तमिलनाडु राज्य के इरोड जिले में स्थित सत्यामंगलम टाइगर रिजर्व को TX2 पुरस्कार जीता है। इस टाइगर रिजर्व को वर्ष 2010 के बाद से बाघों संख्या दोगुनी होकर 80 अनुवाद पुरस्कार दिया गया है। टाइगर रिजर्व है ना सत्यामंगलम। सत्यामंगलम टाइगर रिजर्व के अलावा नेपाल स्थित बर्दिया नेशनल पार्क को भी ये पुरस्कार दिया गया है। बुकर पुरस्कार 2021, तो 2021 का जो बुकर पुरस्कार है दक्षिण अफ्रीकी लेखक डैमन गैलगट को उनके उपन्यास द प्रॉमिस, डैमन गैलगट के उनके उपन्यास द प्रॉमिस के लिए 2021 का प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार दिया गया है। किसके लिए? द प्रॉमिस के लिए। इसके तहत 50,000 पाउंड की इनामी राशि होती है, $69,000 लगभग। डैमन गैलमेट को बुकर पुरस्कार 2021 द प्रॉमिस के लिए दिया गया है। द प्रॉमिस के लिए। सुखारोव पुरस्कार 2021 में यूरोपीय संघ के शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार सखारोव पुरस्कार 2021 से विचार की स्वतंत्रता के लिए जेल में निरुद्ध रूसी विपक्ष नेता अलेक्सी नवलनी को दिया गया है। सखारोव पुरस्कार जो कि मानवाधिकार स्वतंत्रता के लिए होता है, रूसी जो जेल में बंद हैं नेता अलेक्सी नवलनी को दिया गया। नोबेल प्राइज 2021 बहुत महत्वपूर्ण है, पूछे गए थे दोनों अभी उत्तराखंड में। मैंने कहा भी था कि ये पूछे गए वही। चिकित्सा में जो मेडिसिन के क्षेत्र में है, अमेरिकी वैज्ञानिक डेविड जूलियस और अर्देम पटापाउटियन को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2021 नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन जीता है। उन्होंने तापमान और स्पर्श के लिए रिफ्लेक्सिव खोज की। शांति पीस का जो दिया गया है, आया था उत्तराखंड में। फिलीपींस की पत्रकार मारिया रेसा और रूस के दिमित्री मुरातियोव, जो पीस का नोबेल प्राइज है 2021 का, फिलीपींस की पत्रकार मारिया रेसा और रूस के दिमित्री मुरातियोव को। साहित्य के लिए जो आपका लिटरेचर का है नोबेल प्राइज है, वो तंजानिया के अब्दुल रज्जाक गुरनाह को दिया गया है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 का अब्दुल रज्जाक गुरनाह को दिया गया है। अब्दुल रज्जाक गुरनाह कहाँ के हैं? ये तंजानिया के हैं। साहित्य लिटरेचर का पुरस्कार। भौतिकी फिजिक्स की बात करें तो भौतिकी का नोबेल प्राइज जापान, जर्मनी और इटली के 3 वैज्ञानिक हैं। किसे किसे दिया गया है? जापानी मूल के इशिकुरो मोनाबो, क्लाउस हॉलिसमैन हैं, शिकुरो मोनाबो और क्लाउस हॉसेलमैन और जॉर्जियो पारसी को दिया गया। जापानी मूल के शिकुरो मोनाबो, जर्मनी के जलवायु वैज्ञानिक क्लाउस हॉसेलमैन और इटली के जॉर्जियो पारसी को दिया गया। अर्थशास्त्र, इकोनॉमी अमेरिका के ही तीनों हैं। तीनों अर्थशास्त्री कहाँ के? अमेरिका के हैं। तो इकोनॉमी का जो है डेविड कार्ड, जोशुआ अंग्रिस्ट, गुइदो इम्बेस। डेविड कार्ड, जोशुआ अंग्रिस्ट और गुइदो इम्बेस। और रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री का जो है इस बार, इकोनॉमिक्स का जो नोबेल है इस वर्ष का, वो डेविड कार्ड, जोशुआ अंग्रिस्ट और गुइदो इम्बेस। डेविड कार्ड, जोशुआ अंग्रिस्ट और गुइदो इम्बेस, ये तीनों अमेरिकी अर्थशास्त्री, इनको दिया गया। और जो केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार है, केमिस्ट्री के लिए, रसायन विज्ञान के लिए जर्मन वैज्ञानिक बेंजामिन लिस्ट और स्कॉटलैंड के डेविड WC मैकमिलन को दिया गया। बेंजामिन लिस्ट और डेविड WC मैकमिलन को प्रदान किया गया रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार इस वर्ष का। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स की जो मेन है। शेन वार्न आप जानते हैं चर्चित प्लेयर थे, तो उनका निधन हो गया। शेन वार्न का निधन 4 मार्च 2022 को दिल का दौरा पड़ने से थाईलैंड में निधन हो गया। 4 मार्च 2022 को। वो 52 वर्ष के थे। वो स्पिन की जादूगर नाम से मशहूर थे। उन्होंने अपने एक दिवसीय कैरियर की शुरुआत 24 मार्च 93 को न्यूजीलैंड के विरुद्ध की थी, जबकि टेस्ट कैरियर की शुरुआत 2 जनवरी 92 को भारत के विरुद्ध की थी। वार्न ने 145 टेस्ट मैचों में 708 विकेट लिए थे।
708 विकेट, वनडे में 194, 293 विकेट लिए थे। ऑस्ट्रेलिया की ओर से सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे, 708 विकेट लिए थे टेस्ट में, नंबर 2 पर थे दुनिया में। पीआर सीरीजेस, भारत के अनुभवी हॉकी गोलकीपर पीआर सीरीजेस को हाल ही में 2021 में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित विश्व खेल वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे? पीआर सीरीजेस को प्रतिष्ठित विश्व के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार सम्मानित किया गया। पीआर सीरीजेस इस अवार्ड को प्राप्त करने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी हैं। इससे पहले 2020 में भारतीय महिला हॉकी कप्तान रानी रामपाल 2019 में शानदार प्रदर्शन के पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है आपके लिए, स्मृति मंधाना को सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर चुना गया। आईसीसी ने 2021 में सर्वश्रेष्ठ वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर स्मृति मंधाना को चुना है। रादुकान, बीबीसी ने वर्ष 2021 के अपने पुरस्कारों की घोषणा में स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार इस वर्ष अमेरिकी ओपन टेनिस की महिला एकल खिताब जीतने वाली 19 वर्षीय एमा रादुकान को दिया। एमा रादुकान। साउथ अफ्रीका के हरफनमौला क्रिकेटर क्रिस मॉरिस ने 11 जनवरी 2022 को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की। अंजू बाबी जॉर्ज, भारत की लंबी कूद की पूर्व वर्षों की प्रसिद्ध एथलीट अंजू बाबी जॉर्ज को वर्ल्ड एथलेटिक्स ने वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार सम्मानित किया 2021 में। भारत के सबसे सफल गेंदबाज स्पिन गेंदबाज हरभजन सिंह ने 24 दिसंबर 2021 को सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की। वो 2007 T20 वर्ल्ड कप और 2011 वनडे विश्व कप जीतने भारतीय टीम के सदस्य रहे थे। हरभजन टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक बनाने वाले भारत के पहले गेंदबाज थे। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, पहले गेंदबाज थे हैट्रिक बनाने वाले। हरभजन सिंह ने 1998 में 1998 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था। उन्होंने कुल 103 टेस्ट मैचों को 236 एक 28 T20 मैच खेले, जिसमें टेस्ट मैचों में 417 विकेट लिए थे, वनडे 269 और T20 में 25। सौरभ गांगुली आईसीसी क्रिकेट समिति के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। कौन? सौरभ गांगुली आईसीसी क्रिकेट समिति के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। वीवीएस लक्ष्मण राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के प्रमुख नियुक्त किए गए। कहाँ गए? राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के प्रमुख नियुक्त किए गए। सारा टेलर, इंग्लैंड की पूर्व क्रिकेटर सारा टेलर 19 नवंबर 2021 के शुरू आबू धाबी T20 10 लीग के लिए आबू धाबी की सहायक कोच नियुक्त किया गया है। वो पुरुषों की पेशेवर फ्रेंचाइजी क्रिकेट महिला कोच नियुक्त वाली पहली महिला खिलाड़ी हैं। मतलब आबू धाबी T20 10 लीग में सारा टेलर को कोच नियुक्त किया गया है। वो पुरुषों की पेशेवर फ्रेंचाइजी क्रिकेट महिला कोच नियुक्त वाली पहली महिला खिलाड़ी हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 12 अक्टूबर 2021 को पुर्तगाल के फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने, कहाँ के? पुर्तगाल के, फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स मुकाबले में लग्जमबर्ग के विरुद्ध 3 गोल दागकर अंतर्राष्ट्रीय मैच में सबसे अधिक बार 10 बार हैट्रिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पूर्व रिकॉर्ड स्वीडन के स्वेन रिडल के नाम था। इसके साथ ही क्रिस्टियानो के नाम अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में सर्वाधिक 115 गोल करने का विश्व रिकॉर्ड भी है। जनवरी फरवरी 2022 की आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, तो जनवरी महीने के लिए दक्षिण अफ्रीका के कीगन पीटरसन को पुरुष श्रेणी में, इंग्लैंड की हितनारी को महिला श्रेणी में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। पुरुषों में दक्षिण अफ्रीका के कीगन पीटरसन को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। फरवरी 2022 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को पुरुष वर्ग में और न्यूजीलैंड की ऑलराउंडर अमेलिया केर को महिला वर्ग में। तो भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को फरवरी में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ 2022 चुना गया। भारत श्रीलंका टेस्ट मैच 2022 भारत ने 2-0 से जीत ली। भारत ने 2-0 से जीती। ऋषभ पंत ने इसमें 28 बॉल पर अस्सी लगाकर रिकॉर्ड बनाया। ऋषभ पंत को ही मैन ऑफ द सीरीज चुना गया। ऋषभ पंत को ही मैन ऑफ द सीरीज। भारत श्रीलंका T20 सीरीज 2022 भारत ने 3-0 से जीत लिया, क्लीन स्वीप किया। और मैन ऑफ द सीरीज भारत के श्रेयस अय्यर को, किसे? भारत के श्रेयस अय्यर को चुना गया। भारत वेस्ट इंडीज एक दिवसीय T20 श्रृंखला, 3 एक दिवसीय और 3 T20 श्रृंखला। भारत ने इस दौरे का पहला मैच 6 विकेट से जीता। भारत द्वारा खेला गया यह मैच 1000वां मैच था। भारतीय टीम दुनिया की पहली टीम बन गई है जिसने 1000 वनडे मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है। भारत ने 3-0 से वनडे श्रृंखला जीती, 3-0 से। T20 में भी भारत ने 3-0 से श्रृंखला जीती। वनडे में भी 3-0 से और T20 में भी 3-0 से। वनडे श्रृंखला, वनडे और T20 दोनों भारत ने क्लीन स्वीप की।
वेस्टइंडीज के खिलाफ। वनडे श्रृंखला का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भारत के दाएं हाथ गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा रहे, जबकि T20 श्रृंखला में सूर्य कुमार यादव को। भारत साउथ अफ्रीका टेस्ट और वनडे श्रृंखला। तो हम लोग अपना घटनासार की जो करंट अफेयर्स है उसको लगातार करने प्रयास कर रहे हैं, उसी में अब आगे क्वेश्चंस पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो देख लीजिए अगला क्वेश्चंस जो है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? तो आपको बताना है कि हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, वो आप बता पाएंगे कौन बनी है। ये आपने देखा था, कैटलीन नोवाक। कैटलीन नोवाक हंगरी की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट हैं। कैटलीन नोवाक कहाँ की? हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। और रूस यूक्रेन वार चल रहा है, इसमें आप लगातार देख भी रहे हैं कहाँ कहाँ से। उस पर बाद में भी हम लोग बना लेंगे पूरा वीडियो, चूँकि जैसे जैसे कब्जा हुआ उस पर अलग आज देखेंगे क्योंकि लंबा है ये। अगला क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं, सौर ईंधन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन कौन बनी है? स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस। स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस सौर ईंधन का प्रयोग करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइंस हो गई है। स्विस एयरलाइंस एजी, जिसे स्विस या स्विस एयरलाइंस के नाम से भी जाना जाता है, ये पूरे यूरोप के साथ साथ एशिया, साउथ अमेरिका, उत्तर अमेरिका, अफ्रीका में सेवाएं प्रदान करती है। अगला है, क्वाड नेताओं का वर्चुअल शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो क्वाड नेताओं का वर्चुअल शिखर सम्मेलन 3 मार्च 2022 को आयोजित हुआ। बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि क्वाड में कौन कौन से कंट्री शामिल है वो आप याद रखिए। तो क्वाड में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है क्वाड में, है ना। जो वर्चुअल मीटिंग हुई 3 मार्च 2022 को आयोजित हुई थी क्वाड वाली। अगला है, मिस्र जो है ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक जो एनडीबी का नया मेंबर बन गया, चौथा मेंबर बन गया मिस्र 29 दिसंबर 21 को। इसके पहले बांग्लादेश, यूएई और उरुग्वे बन चुके हैं। मिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का चौथा नया मेंबर बन गया कौन? इजिप्ट बन गया, याद रखेंगे इस बात को। अब जो कुल देश हो गए हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक में, कुल 9 देश हो गए। कौन कौन से हो गए देख लीजिए, ब्राजील, रसिया, भारत, चीन, साउथ अफ्रीका, तो ब्रिक्स के मेंबर थे 5, ये 5 तो मेंबर ही हैं। उसके अलावा बांग्लादेश, यूएई, मिस्र, उरुग्वे। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 बहुत महत्वपूर्ण है। ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर ने जारी की 24 फरवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 जारी किया। इसमें भारत ने अपने स्कोर में सुधार किया है, 38.4% से 38.6% तक का सुधार किया है। और इस तरह भारत 2022 में जो कुल 55 देशों की रैंकिंग है उसमें 43 पोजीशन पे है, 43वें स्थान पे इंडिया आ गया है 55 देशों में। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअलिटी प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020 में इंडिया 43 पोजीशन पर है, जबकि 21 में इंडिया 40वें स्थान पर था। याद रखेंगे इस बात को। शीर्ष पर नंबर 1 पर अमेरिका है, फिर ब्रिटेन है। अमेरिका टॉप पर, ब्रिटेन, जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी टॉप 3 पे, इंडिया 43 पर है, लास्ट में वेनेजुला है। अगला, यूएस, यूएई, यूके ने स्विफ्ट से चुनिंदा रूसी बैंकों को हटाने का निर्णय लिया। स्विफ्ट आप जानते हैं, स्विफ्ट का मतलब पूछ सकते हैं आपसे कभी, क्या होता है? स्विफ्ट का मतलब होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। और ये एक स्वतंत्र उद्यम है जो बेल्जियम में स्थित है ना। दुनिया भर के बैंकों का लेन देन का ये उसमें अपनी प्रणाली का यूज करता है। तो स्विफ्ट का हेडक्वार्टर बेल्जियम में। अगला, सीपीआई बहुत महत्वपूर्ण है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। तो जो सीपीआई है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 25 जनवरी 2021 को आई थी। तो उसमें जो इंडिया की रैंकिंग वो देख लीजिए, भारत किस स्थान पर था? तो ये सबसे भारत लगातार एक स्थान का सुधार हुआ, बट भारत की रैंकिंग अभी भी 85वीं 85 स्थान पर भारत है, 50वें स्थान पर इंडिया है ना। और टॉप जो कंट्री है फिनलैंड, न्यूजीलैंड, डेनमार्क हमेशा रहते हैं। और अंतिम में साउथ सूडान है, दक्षिणी सूडान है। डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड देखिए टॉप पर रहे हैं, डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, है ना। ये देखिए भारत अपना 85 रैंकिंग पे है। उसके बाद तुर्की का नाम अब क्या हो गया है? तुर्की पूछ सकते हैं, तुर्की का नाम क्या चेंज होकर हो गया? तो तुर्की। जनवरी 2022 को तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने एक विज्ञप्ति जारी कर देश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नाम तुर्की से तुर्की में बदलने की घोषणा की है। तुर्की। हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2022 ये पूछा जाता है। तो जनवरी 2022 में जो पासपोर्ट इंडेक्स आया है उसमें भारत की रैंकिंग कितनी है? 83वें 83 स्थान पर है, जबकि लास्ट ईयर भारत 90वें स्थान पर था। इस बार भारत 83 रैंकिंग पर 83वें स्थान पर है, लास्ट ईयर 90वें स्थान पर था।
और सूचकांक में जो शीर्ष स्थान किसको मिला है, वो जापान और सिंगापुर को मिला है। जापान पहली पोजीशन पर है ना, जापान और सिंगापुर दोनों फर्स्ट स्थान पर है। जर्मनी साउथ कोरिया दूसरे स्थान पर है। इंडिया 83 रैंकिंग में, जापान सिंगापुर फर्स्ट पोजीशन पे, इंडिया 83 रैंकिंग पर। पासपोर्ट इंडेक्स 2022। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 की अगर बात करें तो जो आपका हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स में है 195 देशों में भारत का जो स्कोर है वो 42.8 42.8 मिला है। और चूँकि इसमें अलग अलग सीरीज में नापा जाता है, तो जो शीर्ष स्थान पर रहा है वो अमेरिका। हेल्थ इंडेक्स में अमेरिका नंबर 1 पर है, ऑस्ट्रेलिया नंबर 2 पर है, फिनलैंड 3 पर है, इंडिया 66 पर है, 66वें स्थान पर भारत है अपना, और लास्ट पे सोमालिया है। सोमालिया 195 पर अंतिम स्थान पर है, इंडिया 66 रैंकिंग पर है, अमेरिका फर्स्ट रैंकिंग पर है। कनाडा में 50 वर्षों में पहली बार इमरजेंसी एक्ट लागू हुआ। 14 फरवरी 2020 को कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने देश में इमरजेंसी एक्ट लागू कर दिया, कोविड-19 महामारी के प्रतिबंध के, है ना, ट्रक ड्राइवर जो हड़ताल कर रहे थे उसके विरोध में, है ना। तो कनाडा में 50 वर्षों में पहली बार इमरजेंसी एक्ट लागू हुआ, याद रखें इस बात को, क्योंकि कनाडा में क्या होता, बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहा था। ये विरोध प्रदर्शन मुख्य रूप से कनाडा के ट्रक चालकों द्वारा शुरू किए गए थे। दरअसल कनाडा की सरकार ने सीमा पर आवाजाही के लिए ट्रक चालकों के लिए कोविड-19 वैक्सीन अनिवार्य कर दी थी, जिसमें कनाडा में प्रवेश करते समय ट्रक चालकों को टीकाकरण का प्रमाण प्रस्तुत करना होता था। सरकार के इस निर्णय से नाराज होकर सैकड़ों की संख्या में ट्रक चालक अपने ट्रकों के साथ राजधानी ओटावा की ओर रवाना हो गए। कनाडा के ट्रक चालक इसे अपनी स्वतंत्रता के विरुद्ध मान रहे थे। इस प्रदर्शनकारियों को देश विदेश के कई लोगों को समर्थन भी प्राप्त हुआ। ट्रक चालकों के इस आंदोलन को फ्रीडम कॉनवॉय नाम दिया गया था। फ्रीडम कॉनवॉय भी पूछ सकते हैं, या किस देश की राजधानी में उनके ट्रक चालकों ने विरोध किया ये भी पूछ सकते हैं, तो कनाडा आप करेंगे, ओटावा राजधानी है वहां की। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड किंगडम में ऑक्टोपस, कैब्र और लॉबस्टर संवेदनशील जीव घोषित हुए हैं। कौन कौन से? ऑक्टोपस, कैब्र और लॉबस्टर। इसके अलावा इसमें डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतना पूछेंगे नहीं। हाँ, एंटीगुआ और बरमूडा आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 102वां सदस्य देश बन गया है। 102वां, इससे पहले 101वां देश आपका यूएसए बना था, अमेरिका बना था, याद रखते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि जो आईएसए है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो निर्माण हुआ था, स्थापना हुई थी, वो COP21 COP21 में 30 नवंबर 2015 को भारत और फ्रांस द्वारा की गई थी। नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? इजराइल बन गया है। कौन बन गया है? इजराइल। दुनिया का सबसे बड़ा कैनाल लॉक कहां बन रहा है? तो सबसे बड़ा कैनाल लॉक एम्स्टर्डम बंदरगाह के छोटे से बंदरगाह शहर इज़मुडेन में लॉन्च किया गया है। इज़मुडेन। इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या है? पूछेंगे आपसे। तो नई राजधानी क्या बन रही है? नुनसांतारा बोर्नियो द्वीप पर कालीमंतन के जंगलों में बनाई जाएगी। कहां पर? बोर्नियो आइलैंड पर कालीमंतन के जंगलों में नुनसुनतोरा बनेगी। अभी क्या है? जकार्ता है, जकार्ता है, अब वहां पर क्या? नुनसुनतारा बनेगी। WHO ने लॉन्च किया तंबाकू छोड़ो ऐप, लॉन्च किया है 15 फरवरी 2022 को। अगला है जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, जलवायु परिवर्तन पर IPCC की जो रिपोर्ट आई है 28 फरवरी 2022 को, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की जो रिपोर्ट जारी हुई है, इसमें कहा गया है कि अत्यधिक जलवायु परिस्थितियां दक्षिण एशिया में खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रही हैं, और बाढ़ तथा सूखे के कारण भारत और पाकिस्तान जलवायु परिवर्तन के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील हो रहे हैं। कौन कौन? इंडिया और पाकिस्तान सर्वाधिक संवेदनशील होते जा रहे हैं। IPCC के अध्ययन के अनुसार हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला में ग्लेशियर पिघलने से नदी के जल प्रवाह में अस्थायी रूप से सुधार हो सकता है, लेकिन ग्लेशियर द्रव्यमान में दीर्घकालिक नुकसान अधिक होगा। याद रखें इस बात को, बहुत महत्वपूर्ण चीजें यहाँ पर हम लोग। लोकतंत्र सूचकांक की बात करें, जो 2021 में आपका डेमोक्रेसी इंडेक्स है, उसमें नॉर्वे टॉप पर, नॉर्वे, फिर न्यूजीलैंड, फिर फिनलैंड। नॉर्वे न्यूजीलैंड टॉप 3 में है, नॉर्वे न्यूजीलैंड फिनलैंड। और इंडिया की रैंकिंग क्या रही है इस बार, वो देख लीजिए आप। भारत की रैंकिंग 46 रही है। लास्ट ईयर से बेहतर प्रदर्शन किया इंडिया ने, और भारत 46वें स्थान पर। इतने पर्याप्त है, इसके अलावा कोई पर्याप्त इसमें क्वेश्चन नहीं है। वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 का जो आया है, COP26 के साथ जारी किया गया, जर्मन वाच ने जारी किया, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट एक्शन द्वारा जारी किया गया। इसमें भारत 10वें स्थान पर रहा है। किसमें रहा भारत? 10वें। 20 में भी भारत 10वें स्थान पर था, इस वर्ष भी भारत 10वें स्थान पर है। और टॉप
3 में एक बार फिर से खाली है, कोई कंट्री नहीं है टॉप 3 में। उसके बाद चौथे स्थान पर डेनमार्क है, फिर स्वीडन है, फिर नॉर्वे है, फिर यूके है। डेनमार्क चौथे स्थान पर है, उसके बाद स्वीडन 5वें पर है, नॉर्वे 6वें पर, यूके 7वें पर, भारत आपका 10वें स्थान पर है। टॉप 3 में कोई कंट्री शामिल नहीं है, ये देख लीजिए यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्सन 2021 में टॉप पर नॉर्वे, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल रहे हैं, है ना। जो ड्रग्स सिस्टम है टॉप 30 कंडीशन में भारत 18वें स्थान पर है। कॉप 26 अभी पूछा भी गया था क्वेश्चन तुरंत पीसेस में, कॉप 26 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो कॉप 26 का आयोजन जो हुआ है ग्लासगो, है ना, स्काइट इवेंट कैंप्स में लंदन के ग्लासगो में किया गया, इंग्लैंड के ग्लासगो में। कॉप 26 200 देशों की भागीदारी थी, 26वीं कॉन्फ्रेंस थी, है ना, कॉप 26 के दौरान। और जो कॉप 27 का अगला सम्मेलन कहाँ पर होगा? मिस्र में होगा, शर्म अल शेख में। कहाँ पर होगा? मिस्र के शर्म अल शेख में। 2000 जो कॉप 27 23 में आपका होगा वो कहाँ पर होगा? मिस्र में होगा। सॉरी, कॉप 22 जो होगा, कॉप 27 जो कॉप 2022 में होगा वो मिस्र के शर्म अल शेख में कॉप 27 होगा। कॉप 26 2021 में हुआ था, वो ग्लासगो लंदन में हुआ था, इंग्लैंड में। कॉप 27 2022 में मिस्र में होगा, शर्म अल शेख में। और कॉप 28 जो 2023 में होगा वो संयुक्त अरब अमीरात यूएई में, कॉप 28 यूएई में होगा। याद रखें इस बात को, लगातार ये पूछे जा सकते हैं। और भारत ने क्या रखा है टारगेट अपना कि 2070 तक भारत नेट जीरो कार्बन इमिशन प्राप्त कर लेगा, शून्य शुद्ध कार्बन उत्सर्जन, जो शुद्ध शून्य उत्सर्जन हो जाएगा 2070 तक। वर्ष 2030 तक भारत सुनिश्चित करेगा कि उसकी 50% ऊर्जा आवश्यकताएं अच्छे ऊर्जा स्रोतों से पूरी की जाए। ये भारत ने यहाँ पर बात की है। पंचामृत रणनीति की बात मोदी जी ने यहाँ पर की थी। और जो इसमें से क्वेश्चंस हैं, G20 देशों का जो 16वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ? जो G20 ग्रुप ऑफ 20 का जो 16वां शिखर सम्मेलन हुआ 30 से 31 अक्टूबर 2021 को रोम इटली में। कहाँ पर हुआ? रोम इटली में आयोजित हुआ था, इटली में। और अध्यक्षता इटली के पीएम मारियो ड्रैगी ने की। इसका एजेंडा और मोटो इस प्रकार था, पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉस्पेरिटी। पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉस्पेरिटी। एजेंडा था जलवायु परिवर्तन, आर्थिक सुधार, महामारी, वैश्विक न्यूनतम कारपोरेट कर दर। यानी कि G20 देशों का 16वां शिखर सम्मेलन रूस में कहाँ? इटली में हुआ, रोम में हुआ, इटली के रोम में, इटली के रोम में हुआ। ये आप याद रखेंगे इस बात को। और कुछ इसमें महत्व, अगला जो शिखर सम्मेलन होना है 2022 में वो इंडोनेशिया में होगा। G20 का 17वां इंडोनेशिया में होगा, 18वां 2023 में भारत में होगा, 19वां 2024 ब्राज़ील में। पूछ सकते हैं क्रम से भी। तो 17वां शिखर सम्मेलन 2022 में इंडोनेशिया में होगा, 16वां 2021 इटली रोम में हुआ, 17वां 2022 में इंडोनेशिया में होगा, 18वां 2023 भारत में होगा और 19वां 2024 ब्राज़ील में होगा। आसियान का 38 और 38वां और 39वां सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ पर हुआ? ब्रुनोई में हुआ, ब्रुनोई के दारुसलाम में, ब्रुनोई के दारुसलाम में हुआ। इसकी थीम थी वी केयर, वी प्रिपेयर, वी प्रॉस्पर। 18वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन वर्चुअली तरीके से हुआ। भारत शिखर सम्मेलन भाग लिया भारत ने यहाँ पर वर्चुअली तरीके से। आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में मनाया गया 2022 को। क्या? आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में 2022 को आसियान इंडिया फ्रेंडशिप ईयर्स के रूप में मनाया जाएगा। ये भी आपसे पूछ सकते हैं कभी। 16वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन मोदी जी ने 27 अक्टूबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से 16 ईस्ट एशिया समिट में हिस्सा लिया। इसकी मेजबानी ब्रुनोई ने की। किसने की थी? ब्रुनोई ने फिर से। और अगला जो है टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग की बात करें तो जो टाइम्स की रैंकिंग 2021 में आई थी उसमें शीर्ष 200 विद्यालयों की रैंकिंग तैयार की गई। इसमें भारत के वैज्ञानिक संस्थान ISU बेंगलुरु ने शीर्ष सूची में स्थान प्राप्त किया। शीर्ष 200 में 3 भारतीय हैं, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT मद्रास और भारतीय विज्ञान टॉप 100 में बेंगलुरु था। कुल मिला के 4 शामिल हुए। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो थी वो पहले स्थान पर रही। किस स्थान पर? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी USA की नंबर 1 पर हार्वर्ड, नंबर 2 पर मैसाचुसेट्स USA की। भारत के 4 रहे टॉप 100 में ISC बेंगलुरु, उसके अलावा IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT मद्रास टॉप 200 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन कहाँ चलाएगी? तो विश्व की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन जो चलाएगी जर्मनी में। कहाँ पर चलाएगी? जर्मनी के औद्योगिक समूह सीमेंस ने हैम्बर्ग शहर में चलाई। कहाँ पर? हैम्बर्ग सिटी में, हैम्बर्ग सिटी में। अगला है वैश्विक जलवायु तकनीक निवेश सम्मेलन में अमेरिका नंबर 1 पर है, इंडिया 9वें स्थान पर। याद रखेंगे इस बात को।
रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में 139 देशों में भारत 79 19वें स्थान पर है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट में शीर्ष पर डेनमार्क, नॉर्वे हैं। 58 रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स 2021 जारी किया गया। अमेरिका, चीन पहले दूसरे पर, भारत तीसरे स्थान पर रहा है। याद रखें इस बात को। नेक्स्ट है, वैक्स को चुना गया ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2021। वैक्स वर्ड ऑफ द ईयर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी चुना वैक्स को। वैक्स लैटिन शब्द वीका से लिया गया जिसका अर्थ गाय होता है, काऊ। काऊ। बजट मैंने पूरा अलग से कराया हुआ है, मेन पॉइंट को देख लेते हैं। तो बजट जो प्रस्तुत किया गया 1 फरवरी 2022 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किया गया। मोदी सरकार का 10वां बजट था ये। बजट में निवेश को अधिकतम बढ़ावा देकर विकास की गति को बढ़ाने का प्रयास किया गया है। तो और भी देख लेते हैं। आगामी 25 वर्ष जिसे अमृतकाल नाम दिया गया है में नए भारत को स्वरूप देने का प्रयास किया गया। स्वतंत्रता के 75 वर्ष बाद आज़ादी का अमृत महोत्सव 2022 से मनाया जा रहा है। भारत @75 के साथ अब भारत @100 की संकल्पना बजट में की गई है। याद रखें इस बात को। 4 क्षेत्रों प्राथमिकता दी गई बजट में। कौन कौन 4 फोकस एरिया रहे हैं? पीएम गतिशक्त, समावेशी विकास, उत्पादकता में वृद्धि और निवेश, उदीयमान अवसर, ऊर्जा परिवर्तन, जलवायु कार्य योजना, निवेशों का वित्त पोषण शामिल है। वित्त मंत्री के अनुसार पीएम गतिशक्त मिशन के जो 7 इंजन कौन कौन से होंगे? सड़क, रेलवे, एयरपोर्ट्स, पत्तन, सार्वजनिक परिवहन, जलमार्ग, लॉजिस्टिक, अवसंरचना। बजट का जो कुल अनुमान था वो देख लीजिए कितना था। इस बार बजट 39,44,909 करोड़ रुपए का, 39,44,909 करोड़ का बजट था, है ना। 39,44,900, है ना। तो ये आप कर पाएंगे। हालांकि बजट का पूरा मैंने सार आपको पहले भी दे रखा है, वो अलग से भी आप देख सकते हैं। बजट को मेन पॉइंट मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी बजट का वाला वीडियो मैंने अलग से बना रखा है। तो रेवेन्यू डिस्प्यूट कितना रहना है इस बार? 3.8 की बात की गई है। राजस्व घाटे की, प्रभावी राजस्व घाटा 2.6 की बात की गई। राजकोषीय घाटा 6.4, प्राथमिक घाटा 2.8 की बात की गई है। आप इस बात को याद रखेंगे। मेन पॉइंट वो आपसे पूछ सकते हैं। जीडीपी की अगर बात करें तो कितनी रहने का अनुमान लगाया गया, ये भी देख लीजिए। सबसे ज़्यादा जो सब्सिडी है वो कौन सी सब्सिडी, ये भी पूछ सकते हैं आपसे। तो फूड सब्सिडी सबसे बड़ी सब्सिडी लगातार रहती है, फूड सब्सिडी। और टैक्सेस में इन्होंने कुछ बहुत बात नहीं की है। तो बजट वाला पूरा टॉपिक यहाँ से हम लोग आगे देख लेते हैं। बजट में सबसे ज़्यादा रुपए कहाँ से आते हैं? तो उधार एवं अनुदान से आ रहे हैं 35 पैसे, माल एवं सेवा कर जीएसटी 16 पैसे, निगम कर कॉर्पोरेट टैक्स 15, आयकर इनकम टैक्स 15। तो यही टॉप 4 याद रखिए आप। उधार एवं अनुदान 35, जीएसटी 16, निगम कर 15, आयकर 15। और जाता कहाँ पर है? तो ब्याज अदायगी में सबसे ज़्यादा 20 करों शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 17, केंद्रीय क्षेत्र की योजना 15, वित्त आयोग में 10 पैसे। ये आपके महत्वपूर्ण पॉइंट हो गए। श्रृंखला को दक्षिण अफ्रीका ने 2-1 से जीता। प्लेयर ऑफ द सीरीज कीगन पीटरसन चुने गए, जबकि वनडे में अफ्रीका ने भारत को क्लीन स्वीप किया, 3-0 से जीता। और दक्षिण अफ्रीका क्रिकेटर क्विंटन डिकॉक को मैन ऑफ द सीरीज चुना गया। भारत रिकॉर्ड 5वीं बार अंडर-19 क्रिकेट का विश्व चैंपियन बना। अंडर-19 का क्रिकेट चैंपियन बना भारत। क्रिकेट में जो वर्ल्ड कप होता है, भारत ने 5वीं बार लगातार ये जीता। ये आयोजन कहाँ हुआ था? वेस्ट इंडीज में हुआ था। भारत ने 5 फरवरी 2022 को एंटीगुआ के सर विवियन रिचर्ड्स में खेले गए आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में 2022 के फाइनल में इंग्लैंड को 4 विकेट से हराकर रिकॉर्ड 5वीं बार खिताब जीत लिया। 4 विकेट से हराकर रिकॉर्ड 5वीं बार खिताब जीता। किसने? भारत ने। भारत के कप्तान कौन थे? यश ढुल। और हरफनमौला खिलाड़ी राज बाबा को फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, जबकि साउथ अफ्रीका के डेवाल्ड ब्रेविस को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। इससे पहले भारत ने महमूद कैफ की कप्तानी 2000 में, विराट कोहली कप्तानी 2008 में, उन्मुक्त चकमा 2012 में, पृथ्वी शॉ कप्तानी 2018 में विश्व कप जीता था। और अभी इस बार यश ढुल कप्तानी में। विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 तो कौन जीता? तमिलनाडु 11 से हराकर हिमाचल प्रदेश ने जीती। हिमाचल प्रदेश विजय हजारे ट्रॉफी हिमाचल प्रदेश ने। भारत न्यूजीलैंड टेस्ट श्रृंखला 2 मैचों की श्रृंखला को भारत ने 1-0 से जीता। मैन ऑफ द सीरीज रविचंद्रन अश्विन रहे।
और एक खास बात ये रही कि टेस्ट मैच की जो मुंबई में हुआ था उसमें पहली पारी में न्यूजीलैंड के एजाज पटेल ने सभी 10 विकेट लेकर रिकॉर्ड बना दिया। इससे पहले इंग्लैंड की जिम लेकर और भारत के अनिल कुंबले ये कारनामा कर चुके हैं। 12वां आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का संस्करण न्यूजीलैंड में शुरू हुआ है। हालांकि विजेता कौन रहा है इसका? ऑस्ट्रेलिया रहा है। ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा है महिला विश्व कप T20 का। टाटा आईपीएल अभी शुरू हुआ 26 मार्च से 2015 संस्करण है, मुंबई और पुणे में खेला जाएगा। आईसीसी पुरस्कार 2021 में आईसीसी पुरस्कार में स्मृति मंधाना को आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। स्मृति मंधाना को महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। रॉचेल हियो फ्लिन ट्रॉफी दी गई उन्हें। आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर सर गौरफील्ड सोरेस ट्रॉफी शाहीन अफरीदी पाकिस्तान। आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर शाहीन अफरीदी पाकिस्तान। आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो रूट इंग्लैंड। आईसीसी पुरुष वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर बाबर आजम। आईसीसी पुरुष T20 प्लेयर ऑफ द ईयर मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान। पूरा दबदबा था इस बार पाकिस्तान की टीम का। चेन्नई सुपर किंग्स देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बन गया है। कौन? चेन्नई सुपर किंग्स देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न। 7वां आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021 17 अक्टूबर से 14 नवंबर से यूएई और यूमान में हुआ। कौन जीता? पहली बार ऑस्ट्रेलिया जीता। कौन जीता? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने किसको हराया? न्यूजीलैंड को और पहला खिताब जीता। प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहे? मिचेल मार्श। प्लेयर ऑफ द मैच मिचेल मार्श और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट डेविड वार्नर। जयवर्धने पोलाक और जेनेट आईसीसी ऑल ऑफ फेम में शामिल किए गए हैं। श्रीलंका के महान खिलाड़ी महिला जयवर्धने, साउथ अफ्रीका पूर्व ऑलराउंडर सान पोलाक और इंग्लैंड की पूर्व बल्लेबाज जेटेन बेनेट को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। हरभजन सिंह और जवाहरलाल श्रीनाथ एमसीसी की 28 खिलाड़ियों सूची में शामिल किए गए हैं मैरीबोन क्लर्क में। आईपीएल 2021 का विजेता जो 9 अप्रैल 2021 से 15 अक्टूबर 2021 को हुई थी, भारत और संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। इसमें चेन्नई सुपर किंग्स, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2022 में पुरुष एकल में राफेल नडाल ने डेनियल मेदवेदेव को हराया और इतिहास रच दिया उन्होंने। सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पुरुष हो गए हैं वो। नडाल ने अब तक 21 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। कितने? 21 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। महिला एकल में ऑस्ट्रेलिया की एशले बाल्टी ने अमेरिका की डेनियल कोलिज को हराया। एशले बाल्टी ने डेविस कप 2021 रूस ने जीता। किसने जीता डेविस कप 2021? रूस ने किसको हराकर? क्रोएशिया को। डेविस कप 2021 रूस जीता किसको हराकर? क्रोएशिया को। 9 अक्टूबर थॉमस में उबेर कप। तो पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता थॉमस कप था। महिलाओं का विश्व कप जो होता है उबेर कप होता है। तो महिलाओं के उबेर कप का फाइनल चीन ने जापान को हराकर जीता। उबेर कप चीन ने जीता जापान को हराकर। जबकि थॉमस कप किसने जीता? चीन को 3-0 से हराकर इंडोनेशिया ने जीता। किसने जीता? इंडोनेशिया ने। थॉमस कप का जीता इंडोनेशिया रहा, जबकि उबेर कप का जीता चाइना रहा। याद रखें, थॉमस कप पुरुषों के लिए होता है, उबेर कप महिलाओं के लिए होता है। आपसे पूछ सकते हैं। सैफ अंडर-19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में कौन खिताब रहा? तो बांग्लादेश ने भारत को हराकर दूसरा खिताब पर कब्जा किया। बांग्लादेश ने हराया किसको? भारत को हराया। बांग्लादेश ने भारत को हराया। अगला फीफा फुटबॉल अवार्ड 2021 में, तो बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड 2021 में म्यूनिक पोलैंड के स्ट्राइकर रॉबर्ट लोवेंडस्की को फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी, जबकि महिला के लिए एलेक्सिया पुटेलास को फीफा सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी। कहाँ? स्पेनिश मिडफील्डर है ये, याद रखें इस बात को, पूछ सकते हैं आपसे। सैफ चैंपियनशिप 2021 में जो 16 अक्टूबर 2021 में हुई मालदीव में, तो इसमें भारत ने नेपाल को 3-0 से हराकर 8वीं बार इस टूर्नामेंट जीता। 8वीं बार जीता भारत ने नेपाल को हराकर। सैफ चेन्नई के भरत सुब्रमण्यम भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर बने।
73वें ग्रैंड मास्टर। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक, बीजिंग विंटर ओलंपिक गेम्स 2022 का उद्घाटन 20 फरवरी 2022 को बीजिंग के नेशनल स्टेडियम वर्ल्ड नेक्स्ट में हुआ। और इसमें जो 91 देशों ने हिस्सा लिया, कितने देशों ने, और अगला 2026 में कहाँ होगा, मिला इटली में होगा। 51 देशों शामिल हुए रहे। नंबर 1 पर कौन रहा, नॉर्वे रहा। नंबर 2 पर जर्मनी, नंबर 3 पर चीन। पदक तालिका नंबर 1 पर नॉर्वे 16, 8, 13 कुल 37, नंबर 1 पर नॉर्वे, नंबर 2 जर्मनी, नंबर 3 पर चाइना रहा, नंबर 3 पर चाइना रहा। इसका शुभंकर था बिंग ड्वेन इवेन, बिंग ड्वेन इवेन, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक का शुभंकर बिंग ड्वेन इडेन था। और बीजिंग जो पैरालंपिक हुए, शीतकालीन पैरालंपिक में नंबर 1 पे चाइना रहा। 40 देशों के 564 लोगों ने भाग लिया।